तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि वो सारी टेक्नोलॉजीज़ जहाँ पे हम नेचुरल साइंस को टेक्नोलॉजी के साथ मिला रहे हैं, हम कुछ बना रहे हैं नेचुरल साइंसेस की मदद से, ठीक है। तो या बायोलॉजिकल सिस्टम को बाकी की इंजीनियरिंग के साथ हम किसी तरीके से मिला रहे हैं, ठीक है। अब बहुत टाइम तक क्या था कि बायोटेक्नोलॉजी को इस तरीके से देखा जाता था कि हम जनरली क्या कर रहे होते थे कि जैसे हमने क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह कर दिया, मिक्स ब्रीडिंग टाइप का कुछ कर दिया और कुछ बना दिया, यही थी हमारी बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादातर। लेकिन 1970s में हमारे पास कुछ टेक्निक आई कि जिससे हम जीन एडिटिंग कर पा रहे थे, है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बाकी की रूडिमेंट्री टाइप की टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सबको हम पढ़ते ही नहीं अब बायोटेक्नोलॉजी में। अब जो हम पढ़ रहे हैं मेनली वो जीन एडिटिंग से रिलेटेड है सब कुछ, ठीक है। और इसलिए ज़रूरी था हमारे लिए कि डीएनए वगैरह का हमने इतना हल्का सा डिटेल में चले गए थे, ठीक है। हाँ बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो इंजीनियरिंग में आता है। हाँ सब कुछ। आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे? लिखो बायोटेक्नोलॉजी की। देखो कि इट रेफर्स टू टेक्नोलॉजी सेक्टर, it refers to technology sector that utilizes biological systems, living organisms, biological systems, living organisms, enzymes, और enzymes हमेशा living organism से ही आ रहे हैं, और parts of living organisms, to produce processes and products useful to mankind, ठीक है। हम जनरली कर क्या रहे हैं यहाँ पे, एटलीस्ट दो प्रिंसिपल का हम मिनिमम यूज़ करेंगे। क्या कि या तो हम एक तो हम जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। जब भी ये काम करेंगे हम हमेशा स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करेंगे, ये दो चीज़ें, ठीक है। इसलिए क्योंकि जब भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं बहुत सारे रिस्क आ जाते हैं, और वो ये जब जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी हम समझेंगे कि क्या क्या रिस्क पॉसिबल होते हैं। एक बार चेक करना आपके नोट्स अपलोड हो गए क्या? हो गए? चेक करो। हो गए? तो यहाँ पे हमने कुछ जो बेसिक डेफिनेशन एक दो दिन से कुछ नोट कर रहे थे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। हम सीधे आएंगे जीनोम मैपिंग पे, ठीक है। हमने कल जीनोम मैपिंग के बारे में थोड़ा बहुत लिखा था, है ना। दो मेथड लिखे थे, एक सेंगर मेथड, एक नेक्स्ट जनरेशन मेथड, है ना। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि चलो हमारे पास दो मेथड हैं कुछ जिससे हम मैप कर सकते हैं। हम तीन टाइप की चीज़ें मैप करना चाहेंगे। हम आज की पूरी क्लास में दो चीज़ें करेंगे, एक जीनोम मैपिंग करेंगे, दूसरा जीन एडिटिंग करेंगे, ठीक है। और जीन एडिटिंग के भी अलग अलग मेथड्स हैं, वो हम देखेंगे। और हाँ, एक और चीज़ हम क्लोनिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं मैपिंग पे, और मैपिंग हम तीन चीज़ की कर सकते हैं। जनरली हमारा मतलब मैटर ऑफ इंटरेस्ट तीन जगहों पर है। एक तो हम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्पीशीज़ की मैपिंग करना चाहते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ की, ठीक है। एक हम अपनी खुद की मैपिंग करना चाहते हैं, ह्यूमन जीनोम की। जीनोम माने हाँ सारा का सारा, ठीक है। और
एक माइक्रोबायोम की, ह्यूमन माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम मतलब कोई भी ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटी स्पीशीज रहती है। हाँ, अब वो हम जनरली इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वो सारे होस्ट ऑफ स्पीशीज़ जो एक स्पेसिफिक टाइप इकोसिस्टम के एक स्पेसिफिक सेगमेंट में रहते हैं, जहाँ पे अलग टाइप का एनवायरनमेंट है, जैसे कि टेम्परेचर एक जैसा मेंटेन्ड है या कुछ, ठीक है ना। तो जैसे एक्वेटिक टाइप के बायोम्स हो सकते हैं और ये सब। अब जब हम यहाँ पे माइक्रोबायोम की बात करते हैं, ये जनरली हम ह्यूमन बॉडी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि एक जैसा टेम्परेचर वगैरह वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट एक जैसा मिले, और वो बहुत छोटे स्केल पे। कहाँ पे? मतलब जैसे हमारा गट है ना, पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ से लेकर एनस तक, वो उस पूरे के अंदर एक माइक्रोबायोम है, ठीक है। एक जैसा सिस्टम है, मतलब अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे आपको ऊपर से नीचे तक एक जैसे कुछ मिल पाएंगे। वो बात अलग है कि जैसे माउथ के अंदर जो के बैक्टीरिया वो अलग हैं स्टोमक के अंदर के बैक्टीरिया से, है ना, और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से वो अलग हैं, बट ये एक माइक्रोबायोम है। ह्यूमन माइक्रोबायोम का मतलब हमारा स्किन एक ऑर्गन सिस्टम है, स्किन के ऊपर से नीचे तक अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया मिलेंगे, अंदर मिलेंगे, ठीक है। हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम के अलग टाइप का माइक्रोबायोम होगा, और ये सब। हम क्या करना चाह रहे हैं, एक और चीज़ करना चाह रहे हैं, हम इस पूरे सिस्टम को भी समझना चाह रहे हैं। क्यों समझना चाह रहे हैं? स्पीशीज़ को क्यों समझना चाह रहे होंगे बताओ? इनका हम जेनेटिक मैपिंग हम क्यों करना चाह रहे हैं, जीनोम मैपिंग क्यों करना चाह रहे हैं स्पीशीज़ की? क्या वजह हो सकती है? हाँ, ठीक है। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, एक इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हम ट्रेस हाँ, कि हम ट्रेस करना चाह रहे हैं सारे ऑर्गेनिजम्स को। हाँ, क्या पता कभी फ्यूचर में कुछ हो जाए। ऑल्दो ये फार फेच्ड है, ये मतलब आप कोशिश मत करना इसको लिखने की एग्ज़ाम में एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि कोई भी टीचर पढ़ने वाला ये सोचेगा फार फेच्ड ड्रीम है, लेकिन ये अनरियलिस्टिक नहीं है कम्प्लीटली, ठीक है। कई लोग मानते हैं कि हम इसलिए भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये हमारा इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव है कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा प्योरली साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है, सिर्फ जानना ही चाह रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ह्यूमन जीनोम की मैपिंग हम क्यों करना चाहेंगे? डिजीज़ वगैरह को पता करने के लिए, समझने के लिए, और ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के लिए, एवोल्यूशन समझने के लिए, है ना। और एवोल्यूशन इस टाइप का भी कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली उसके कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं, है ना। हम एक तरीके से साइंटिफिक रेसिज्म की तरफ जा सकते हैं, है ना, कि वो जैसे हिटलर करने की कोशिश कर रहा था कि ह्यूमन मतलब फिनोटाइप ही बोलेंगे इसको, ह्यूमन फीचर्स की मदद से वो डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहा था रेसेस को, है ना। थोड़ा सा मतलब उसने साइंस को गलत तरीके से यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, है ना। ये ऑब्वियसली इस टाइप के रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हैं? बहुत सही। माइक्रोबायोम को बताओ, माइक्रोबायोम हम हमारे बॉडी के अंदर जितने ह्यूमन सेल है ना, उससे ज़्यादा बैक्टीरियाज या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। कितना, मतलब जो बेस्ट स्टडीज़ हैं वो ऐसा कहते हैं कि 1.3 टाइम्स से लेकर 10 टाइम्स तक हमारे ह्यूमन सेल से ज़्यादा ये हैं। ज़्यादातर कॉमेंसल रिलेशनशिप में रहते हैं या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप आप समझते हैं क्या होता है? क्या कि म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं, मतलब हमारी बॉडी उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है, वो कुछ हमारे लिए फंक्शन कर दे रहे हैं। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही है। हाँ, हमारी बॉडी का हिस्सा हुआ है, लेकिन ये अलग ऑर्गेनिज्म है। क्यों? ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या थी? हाँ, ठीक है। तो क्या है कि वो एक्चुअली बाहर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। कि मतलब अगर हम दही खा रहे हैं वो अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं हुए। मतलब एज एन ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एंटिटी अभी भी है, ठीक है। क्यों? वो बाहर भी एग्जिस्ट कर पा रहे हैं ना। हमारे किसी और सेल को उठाकर यूँ बाहर प्लेस कर दो, वो नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम कह रहे हैं माइक्रोबायोम है, ये हमारे बॉडी के सेल नहीं है, ठीक है। एक तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में आ सकते हैं या कमेंसल रिलेशनशिप में आ सकता है। कमेंसल रिलेशनशिप मतलब कोई किसी को हार्म नहीं कर रहा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ नहीं,
इंटरेक्शन हो रहा है, बस को एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो हम एक तो इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी का इतना बड़ा हिस्सा है, ठीक है, तो हम समझना चाहेंगे अपने माइक्रोबायोम के एनवायरनमेंट को, ठीक है। उससे हम ये समझना चाहेंगे कि क्या हम इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वही सेम चीज़ डिजीज़ वगैरह को क्योर करने के लिए है कुछ, है ना। और खाली वैसे ही अपने एवोल्यूशन को भी हम समझ सकते हैं माइक्रोबायोम की मदद से। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अक्सर ये देखा है कि जो लाइस होते हैं, लाइस माने जुएं, है ना। अब हमारे प्यूबिक लाइस अलग होते हैं और सर वाले लाइस अलग होते हैं, ठीक है। और हमें ये पता है कि हमारे प्यूबिक लाइस चिंपैंजीज वाले लाइस से मैच खाते हैं, ठीक है। उसने हमें मदद करी है ये समझने में कि हाँ हो सकता है, वो भी एक एविडेंस था कि ह्यूमन ओरिजिन हो सकता है अफ्रीका से मिले हो, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम हम माइक्रोबायोम को तक को हम एवोल्यूशन के लिए चेक कर सकते हैं। दूसरे वाले बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, तो ये लोग डिजीज़ के कैरियर्स होगा, क्या डिजीज़ के कैरियर्स, ये डिजीज़ के एरिया जो भी है, मतलब हमारी बॉडी के सेल्स में होते हैं ना डिजीज़ के। अगर इसको हम क्या बोलेंगे, हो सकता है वेक्टर की तरह यूज़ हो, कुछ नहीं है तो हमें ये वेक्टर साइंस ही समझ आएगी, कुछ नहीं तो यही समझ आएगा डिजीज़ के कैरियर कैसे हैं। हो सकता है इस माइक्रोबायोम का हम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो अब ऐसा नहीं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वर्ल्ड है ना, वहाँ पे भी एक दूसरे के ऊपर मतलब रहता है कि एक बैक्टीरिया दूसरे को खा रहा है, एक वायरस दूसरे बैक्टीरिया को हैम्पर कर रहा है। हम इसको समझ के हो सकता है इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कुछ पैथोजन से लड़ने के लिए, है ना, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए, राइट। तो इसलिए हम ये सारी मैपिंग करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। एक है अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट, ये यूके का कोई प्रोजेक्ट है जो कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स को मैप करना चाह रहा है, उनकी जीनोम को। नोट्स में एक बार देखना, ठीक है। हाँ, फिर एक चाइनीज़ प्रोजेक्ट है, वो 10,000 प्लांट्स को करना चाह रहे हैं। ग्लोबल एंट जीनोम अलायंस है, 200 एंट्स को करना चाह रहे हैं। ये कौन से अलायंसेस हैं, क्या हैं, ये पिछले 3-4 साल में जितने भी न्यूज़ में आए हैं उसके बस डेटा फाइल बना लिया अपन ने, ठीक है। और उसको इस हिसाब से बस अरेंज कर दिया गया ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए, मेंटल पिक्चर बन जाए कि दुनिया क्या करना चाह रही है, कहाँ तक पहुँच गई है, इसका इंट्यूशन बैठ जाए कि अभी के जो साइंस के फ्रंटियर हैं वो कहाँ हैं। हम कर रहे हैं ना, इसमें भी लाते हैं। देखो, एक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। It was an international scientific research project to determine the base pair that make up human DNA। मतलब इससे पहले, ये 1990 से पहले कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें हमारे पास पूरे के पूरे एक एक बेस पेयर, एक एक न्यूक्लियोटाइड मैप्ड हो, ठीक है। एक बड़ा साइंटिफिक ये हुआ कि भाई ठीक है, कुछ कंट्रीज़ को कुछ दे दिया गया, कुछ को कुछ, उन्होंने पूरा का पूरा जीनोम मैप करा, पूरा ह्यूमन जीनोम, है ना। तो to identify and map all the genes of the human genome from both physical and functional standpoint। तो लार्जेस्ट कोलेबोरेशन है, ये सब ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, क्या कि ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजी एक इंटरनेशनल कोलेबोरेशन था, बट ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कौन सी कंट्रीज़ में करती थी, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर में करती थी। तो जो इनके पास सैम्पल साइज़ पहुँचा मैपिंग के लिए, वो सैम्पल साइज लार्जली कॉकेशियस ओरिजिन के लोगों का था, विच मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि ये सही ह्यूमन जीनोम है कि हो, क्योंकि देखो हमें पता है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ ह्यूमंस का, वो अफ्रीका से हुआ है ना। और कॉकेशियस वाला जो जीन है उसमें ऐसा कहते हैं कि जैसे 2% निएंडरथल जीन है, ठीक है। तो मतलब हम ये साफ साफ नहीं कह सकते कि जो ये हम ह्यूमन जीनोम अगर करना चाह रहे हैं, इसलिए करना चाह रहे हैं ना मैप की, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैनकाइंड कि ओवरऑल ह्यूमंस का जीन कैसा है ना। तो हमें उसके लिए जो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलस जो देश हैं, इंडिया, चाइना, अफ्रीकन नेशंस, यहाँ से हमें जीन उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बस इसका एक लिमिटेशन ये है। अदरवाइज़ क्या है कि जितने भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, सारे के सारे ह्यूमंस, उनके सब के डीएनएज़ को जब हम देखेंगे उसमें वेरिएशन 1% का भी नहीं आएगा टोटल, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो। चलो, एक है इंडिया के जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट्स, एक इंडिजन प्रोग्राम है, 1008 इंडियंस को इसमें वो करा गया था, एक 6 मंथ की एक्सरसाइज थी कोई। फिर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा रिसेंट है और ज़्यादा बजट एलोकेट करा गया है। मतलब 250 करोड़ एक बायोटेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट को दे देना
ये एक बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है। 2020 में ये आइडिया आया था, 2021 के आसपास ये प्रोजेक्ट चालू हो गया था। एम क्या है? टू मैप इंडियाज़ जेनेटिक लैंडस्केप टू क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस। लैंडस्केप का मतलब क्या है कि हम अलग अलग इलाके में अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन कैसे हैं वो सब नोट करना चाह रहे हैं। भील पॉपुलेशन कैसी है, गोंड पॉपुलेशन कैसी है, एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन टाइप की पॉपुलेशन कैसी है, साउथ इंडियन टाइप की, वो सब मैप करना चाह रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं? 20 लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। मेन है नोडल पॉइंट IISc बेंगलोर और उसके अलावा कुछ IITs हैं, ठीक है, जो मिलकर ये काम कर रहे हैं। The first stage of the project will look at 10,000 samples of 10,000 persons from all over the country। मतलब इन्होंने कोई एक सैम्पल डेटाबेस बनाया होगा, उसकी मदद से, रिप्रेजेंटेटिव डेटाबेस की मदद से ये सब करेंगे। फिर मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये क्या कर रहे हैं कि मैपिंग एवरी सिंगल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी टू स्टडी द रोल ऑफ ईच टिश्यू। कि अब वो क्या कर रहे हैं कि देखो हमारी जितनी भी सेल है उसमें सारे क्रोमोसोम्स वगैरह जो कुछ भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, अब वो एक चीज़ करना चाह रहे हैं कि एक एक टिश्यू के अंदर क्या क्या के अलग से क्या क्या जीन्स हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं, है ना। एक एक टिश्यू का DNA चेक करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि एक चीज़ आप समझें कि हमने ये चीज़ चेक करी थी कि जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि पैक्ड DNA मटेरियल है। इसके अलावा फ्रीली फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और फ्रीली फ्लोटिंग DNA वगैरह होते हैं, ठीक है। कि क्यों? क्योंकि जो बाकी के एंजाइम ऐसे खाली तो बैठे हुए नहीं हैं, है ना। जब वो क्रोमोसोम को नहीं पकड़े होते तो किसी और चीज़ को पकड़ लेते हैं। तो फ्रीली फ्लोटिंग हमारा यहाँ पे DNA मटेरियल और भी होता है। क्रोमेटिन क्या है? नहीं, क्रोमेटिन अलग है, वो हमारा जेनेटिक मटेरियल का ही पार्ट है। क्रोमोसोम में होता है। हाँ, ये इस टाइप के DNA को मैं बताता हूँ क्या कहते हैं। इसके लिए कोई टर्म थी, ये हमने लिखी थी, मैं भूल गया। प्लास्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA कहते हैं इसको। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम्स के बाहर लेकिन DNA, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं जो कि DNA टाइप, और DNA टाइप मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रैंड और ATGC से बने हुए इस टाइप के मॉलिक्यूल जो ATG से बने और डबल हेलिक्स हैं, लेकिन वो क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं है ना, फ्रीली फ्लोटिंग टाइप के हैं। हाँ, और ये सारे कैसे बने हैं कि क्योंकि देखो यहाँ पे कॉपीइंग चल रही है जिसकी वजह से मतलब जैसे मैसेंजर RNA बनता है जब प्रोटीन बनाना होता है ना। तो क्या है कि कॉपिंग चलती रहती है और मैसेंजर RNA किस टाइप का बना रहा है कि ये मान लीजिए कि हमारा चीक सेल है ना, तो उसी टाइप का मैसेंजर RNA निकल रहा होगा यहाँ से, ताकि चीक सेल के लिए जो प्रोटीन ज़रूरी है वो बन रहे हों, है ना। तो हम क्या चाह रहे हैं, उन टिश्यू को स्टडी करना चाह रहे हैं, एक एक टिश्यू को स्टडी करना चाह रहे हैं ताकि वहाँ पे हम DNA चेक कर पाएँ। समझ रहे हैं इस बात को? तो हम टिश्यू के लेवल पे जाना चाह रहे हैं DNA चेक करने के लिए। कहाँ आ गए थे हम? मानव, ठीक है। मैपिंग एवरी सिंगल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी टू स्टडी द रोल ऑफ ईच टिश्यू। मतलब अगर नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे सुसाइड बैग्स हैं। हाँ हाँ, अगर उसको नहीं पता लग गया, किसी तरह भूल गया, वो कैंसरस हो सकता है। अगर या तो उसके सुसाइड बैग उस सेल में काम कर जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा वो सेल, अगर किसी वजह से वो अलग किस्म से काम कर रहा है, अगर नहीं हुआ तो उसी को हम कैंसर बोलेंगे, है ना। वो इस टाइप की ग्रोथ जो कि हार्मनी में अब काम नहीं कर रहा। कैंसरस मैं श्योर नहीं हूँ, बट हो मतलब लॉजिकली तो ऐसा लग रहा है कि हो जाना चाहिए, हो सकता होगा। सेल के पास एक टेंडेंसी होती है कि जब दो सेल जैसे इधर ग्रोथ हो रही है, अगर एक सेल किसी दूसरे सेल के कांटेक्ट में आती है तो अपनी ग्रोथ बंद कर देता है। हाँ, बंद कर देता है, सही बात है। ये होती है। हाँ, ठीक है। फिर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स क्या हैं? नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस NCCS और IISER पुणे और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड की मदद से ये सब कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक है उम्मीद, यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का वही है कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स मतलब हमने देखा है कि प्रीवियस जनरेशन में तो फिर आगे किसी जनरेशन में कोई ऐसा इनहेरिटेड डिसऑर्डर आपको पता हो
थैलेसीमिया, और बहुत ही कॉमन हम चले जाते हैं, इवन डायबिटीज़ भी इस टाइप का होता है कि अगर प्रीवियस जनरेशन में और नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। हाँ, मतलब ज़्यादातर कई सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं ना, उनमें कई सारे ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली अगर पीछे हुआ है तो आगे की पॉसिबिलिटी होती है। हेयर फॉल, ठीक है, हेयर फॉल कर सकते हैं, ठीक है, कैंसर की भी टेंडेंसी ऐसी होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये उम्मीद प्रोजेक्ट इस चीज़ के लिए कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स वगैरह को मैप करें, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं हमारे जीनोम मैपिंग के, ये हम सब देख ही चुके हैं। क्या प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए डिजीज़ आने से पहले हमें पता होगा कि भाई ये जीन है, यहाँ इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। बट इसका हमने देखा था कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ठीक इसी चीज़ का मिसयूज़ भी कर सकती हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है रेयर डिजीज़ का हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब अगेन वही चीज़, रेयर डिजीज़ हमें पता लग गया और इंश्योरेंस कंपनी को भी पता लग गया तो फिर दिक्कत है। कहने का मतलब है यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, बट यहाँ पे प्राइवेसी का इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके से ये, ठीक है, कंपनीज़ को मे भी ये पता लग जाए कि ये चल जाएगा कि हाँ ये डिजीज़ मान लो राजस्थान में ज़्यादा होता है, इट्स ओके, बट एग्जैक्टली किन लोगों के पास ये जीन्स है ये ना पता लगे किसी भी तरीके से, ठीक है। यह कोई तरीका ना हो कि जब भी ये जो इंश्योरेंस कंपनी है कि नोट करती हैं कि मतलब जो भी हमारा हेल्थ रिकॉर्ड को नोट करती हैं, किसी भी तरीके से रिकॉर्ड में ये चीज़ ना जा रही हो, ये चीज़ इलीगल हो जाना, है ना। कहने का मतलब है ये सब कुछ सही है, बस हमें रेगुलेशन की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। फिर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन ऑब्वियसली, फिर डेवलपिंग इंडिजिनस कैपेसिटी। हम सब जीनोम मैपिंग करके हम सिर्फ ये काम नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ मैप कर रहे हैं, हम अपनी वर्कफोर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, हाईली स्किल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर यूज एज ए टूल इन फॉरेंसिक साइंस, जिससे हमने कल एक केस देखा था, है ना, वो सब। फिर ह्यूमन माइक्रोबायोम, इसके लिए भी हमारा अच्छा यहाँ पे कुछ रोल लिखा हुआ है माइक्रोबायोम, और कहीं मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा था तो यहीं पे मैंने एडवांटेजेस कुछ लिख दिए कि रोल इन ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अदरवाइज कॉम्प्लेक्स इन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। की कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऐसे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जिसको हमारी खुद की बॉडी एंजाइम्स वगैरह की मदद से नहीं डाइजेस्ट कर पा रही है, ये माइक्रोबायोम मदद कर सकता है। प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल वाइटामिन्स, मेंटेनिंग इम्यून सिस्टम, एक्टिंग एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है। डिटरमाइंस हाउ वन रिस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर ड्रग, क्योंकि ड्रग का इंटरेक्शन इस माइक्रोबायोम के साथ भी होता है ना। तो ये सब है। इंडिया का दुनिया का एक प्रोजेक्ट था ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट, 2007 का, यूएस ने स्टार्ट करा था, ठीक है। इंडिया ने फ़िलहाल एक स्टार्ट करा है, इंडियन ह्यूमन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव। हाँ, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, बिल्कुल, इसके लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एडवांटेज हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम क्लोनिंग के ऊपर, ठीक है। क्लोनिंग क्या है कि हमारा एक सेल है, उसका एक आइडेंटिकल हम कुछ सेल बनाना चाह रहे हैं, या फिर मान लीजिए हमारा पूरा डीएनए, उसका कुछ आइडेंटिकल हम बनाना चाह रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम लुकिंग स्पीशीज़ टाइप का हम कुछ करना चाह रहे हैं। इंडिया में नहीं, दुनिया में ये चीज़ एक बार हो चुकी है, डॉली शिप का नाम सुना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुकी है। उसमें करा क्या गया था कि एक, जैसे हम यहाँ 3 मदर बेबी वाला कॉन्सेप्ट हमने कल देखा था कि बाकी का सेल किसी शिप का उठा लिया, लेकिन जो ये जेनेटिक मटेरियल था वो किसी और शिप से उठा लिया, ठीक है। अब इसको उठाकर इस सेल में प्लेस करा, ठीक है। जब इसमें प्लेस करा तो अब क्या है कि जेनेटिक मटेरियल इसका हमने यहाँ पे प्लेस करके उसको बर्थ दे दिया, है ना। तो क्या है कि हमने इस जेनेटिक मटेरियल को एग्जैक्टली मतलब वो रिप्रोड्यूस कर दिया, एकदम सेम कॉपी, ठीक है। तो सर इसमें कितने डीएनए इन्वॉल्व होता है? कितने मतलब इंडिविजुअल का डीएनए इन्वॉल्व होता है? हमने एक ही बंदे का लिया, एक का लिया है। हमने क्या है कि ये एम्ब्रायोनिक सेल में डाला है, डीएनए किसी और का था, डीएनए किसी और का था, उसको एम्ब्रायोनिक सेल में डाला और एग्जैक्टली सेम, मतलब हमने एक काम होता है ना कि अगर आप इस तरह सोचो कि दो, ऑब्वियसली आप इसलिए पूछ रहे हैं कि जनरली हमें क्या करना होता है, नेचुरली ये प्रोसेस करने के लिए 2 लोगों का डीएनए चाहिए और 50-50% दोनों का आएगा। हमने यहाँ क्या करा कि जो एम्ब्रायोनिक सेल बने,
है ना, हमने वहाँ से डीएनए मटेरियल, ये दो लोगों को जो कॉपी कराया था उसी को ही निकाल लिया, यहाँ पे कोई और डीएनए मटेरियल डाल दिया, पेयरिंग का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, आप समझ रहे हैं, और फिर हमने बना दिया क्लोन। ठीक है, तो और ये करा कैसे गया था, यहाँ पे फर्स्ट मैमल क्लोन डॉली 5 जुलाई 1996, यहाँ पे सोमेटिक सेल हमने यूज़ करा था। सोमेटिक सेल माने जो डिफरेंशिएट हो चुके हैं, है ना, और हमने कहाँ से लिया था, इसके मेमोरी ग्लैंड से। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल फिन डॉर्सेट शीप, फिन डॉर्सेट कोई टाइप हो गई शीप की, और साइमल्टेनियसली एग जो लिया गया था वो स्कॉटिश ब्लैक फेस यू टाइप की कोई शीप होगी, वहाँ से लिया गया और फिर ये चीज़ करा गया, बस। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि ये जो चीज़ें पहले भी कई बार करी गई थी, बट ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, क्यों, क्लोन सर्वाइव नहीं करे। ये एकलौता क्लोन था जो कि 7 साल सर्वाइव कर गया, 7वें साल पे एक कोई लंग डिजीज़ वगैरह हुआ वो, उसकी वजह से डेथ हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम जीन एडिटिंग पे, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। हैं जी, नहीं एस हैं, नहीं बैन कुछ भी नहीं है, सब कुछ रेगुलेटेड है। हाँ, कुछ चीज़ें फिर भी बैन है, जैसे एक होता है जीन थेरेपी, जीन थेरेपी भी आज हम पढ़ेंगे। अभी जब जीन एडिटिंग पढ़ लेंगे ना, उसके बाद इसके इम्प्लीकेशंस देखेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि उनमें से कुछ चीज़ें बैन करना ही ज़रूरी है और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, तो जीन एडिटिंग क्या है कि हम कोई तरीका हो सकता है कि हम किसी का जेनेटिक मटेरियल ही मॉडिफाई कर दें। अगर ये कोई तरीका पॉसिबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीन एडिटिंग। ऐसा मतलब ये हम मॉलिक्यूलर लेवल पे सारा काम कर रहे हैं, एडिटिंग न्यू मतलब इतनी आसानी से पॉसिबल होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी हमने कुछ टेक्निक्स निकाली हैं कि जिन एंजाइम्स का सेल यूज़ करके कॉपी कर रहा है, अगर उन्हीं एंजाइम्स को हमने आइसोलेट कर लिया, ठीक है, और ठीक उस जगह पे इंजेक्ट करा जहाँ पे हमें चाहिए कि यहाँ से कुछ हम कॉपी कर लें, यहाँ से कुछ कट कर लें, यहाँ पे कुछ पेस्ट कर लें। ठीक है, अगर हम ये काम कर पाएँ तो जीन एडिटिंग पॉसिबल है। अभी तक हम जितनी भी जीन एडिटिंग कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, सेल के अंदर से ही एंजाइम पकड़ रहे हैं और हमने किसी तरीके से पता लगा लिया है कि कौन सा एंजाइम क्या कर सकता है। ठीक है, हम मतलब किसी सेल को काट के मतलब उससे किसी तरीके से हम ये निकाल ले रहे हैं। ठीक है, और उसकी मदद से हम, और मतलब कहने का मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। क्या, एक तो आइसोलेशन ऑफ जीन्स, आइसोलेशन ऑफ एंजाइम तो अपने आप में है ही एक स्टेप इन्वॉल्व, आइसोलेशन ऑफ जीन, वहाँ पे ये पता लगाना है कि हमें कहाँ पे, आइसोलेशन ऑफ जीन का मतलब क्या हो गया, जीन का क्या होता है बाय डेफिनेशन, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, है ना। और हम आइसोलेट कैसे करेंगे कि हमने बताया था इसका एक प्रोमोटर एंड होता है, एक टर्मिनेटर एंड होता है। अगर हमारे पास कोई एंजाइम है जो प्रोमोटर एंड पे कट करता हो, टर्मिनेटर एंड पे कट करता हो, इस तरीके से हम जीन को आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि जब कॉपीइंग हो रही थी प्रोटीन्स बनाने के लिए, है ना, तो वहाँ पे हमारे पास क्या ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था ना जो ये काम कर सकता था, है ना। हम ऐसे ही कुछ एंजाइम्स का यूज़ करके जीन को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जीन का आइसोलेशन, दूसरा इस चीज़ का प्रिपरेशन कि हमें इसको कहाँ डालना है, ठीक है, और उसका कॉम्बिनेशन, ये 3 स्टेप इन्वॉल्व हमेशा रहेंगे जीन एडिटिंग में। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ करी गई थी, यहाँ पे पेज नंबर नहीं आ रहा ना, मैं इसमें पेज नंबर डालूँगा कल से, स्टैनली कोहेन और ये हर्बर्ट बोयर मेथड 1972, ये दिख रहा है आपको सेकंड पेज पे, है ना। ये सबसे पहली चीज़ करी गई थी कि हमने करा क्या था कि किसी तरीके से आइसोलेट करके ई कोलाई को हमने सेलेक्ट करा था कि इस बैक्टीरिया का हम एडिट करेंगे। ई कोलाई को इसलिए सिलेक्ट करा गया क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बहुत कम है, डीएनए बहुत छोटा बनता है ना, तो उसमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, ये कैसे करा गया था कि अब देखो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हम लिख लेते हैं कि हमने करना क्या है, कुछ स्टेप इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन है और आइसोलेशन। हमने कोई जीन उठाकर उसको अलग कर दिया। ठीक है,
अलग कर दिया, इस जो नया जीन हमारा बना ना उसको हम बोलते हैं वेक्टर जीन, वेक्टर जीन। ठीक है, वेक्टर हम जनरली उस चीज़ के आगे डालते हैं जिसको उठाकर कहीं ले जाना है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हम करेंगे इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन कि इसको हमें लगाना क्या है, कहाँ है ना। तो देखो यहाँ पे 3 स्टेप लिखे हैं, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसे कहीं पे। ठीक है, एक बार इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, याद है कल हमने देखा था कि जब भी डीएनए कॉपी हो रहा था, डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था, एक नया जीन नया स्ट्रैंड बना रहा था। ठीक है, उसको जब सील करने की बारी आ रही थी, कौन सा हम एंजाइम यूज़ कर रहे थे, लाइगेज, डीएनए लाइगेज एक एंजाइम हमने बोला था। ये फाइनल काम होगा कि हम इसको किसी तरीके से सील कर दें, है ना। तो देखो थर्ड स्टेप क्या लिखा है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। ये हम कैसे करेंगे, डीएनए लाइगेज की मदद से। ठीक है, देखो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे होगा। नीचे देखो स्टेप्स इन्वॉल्व लिखे ना। सबसे पहली चीज़ आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कि डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। ये कैसे करेंगे, हम सीधे एक पकड़ेंगे सेल को, ठीक है, उसका न्यूक्लियस हटाएं, मतलब न्यूक्लियस को किसी तरीके से हम आइसोलेट करेंगे, उसमें से हम किसी सिरेंज से मान लो या कोई भी तरीका होगा कि हम किसी तरीके से आइसोलेट कर लेंगे उसका जेनेटिक मटेरियल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ तो बेस्ट सेल कहाँ का है? बेस्ट सेल ये काम करने का पता नहीं, उन्होंने मेमोरी सेल अगर लिया है तो शायद इसलिए लिया होगा। वो बेस्ट सेल तो है स्टेम सेल, स्टेम सेल तो ऐसा बेस्ट। ठीक है, बट स्टेम सेल अडल्ट ह्यूमन बीइंग में होते नहीं। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए स्टेम सेल है भी तो वो टोटीपोटेंट तो नहीं है, ज़्यादा वो प्लूरीपोटेंट होते हैं या मल्टीपोटेंट होते हैं, है ना। बट जैसे भी स्टेम सेल हैं एटलीस्ट हमें वो मिल जाए। बेस्ट तरीका ये है, हम यहाँ से हम कोई काम कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या सेल्स, डीएनए तो दिख जाता है, डीएनए, लेकिन कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पे दिखेगा। अदरवाइज आपको क्या दिखेगा, सिर्फ क्रोमोसोम। किसकी, वो सब ठीक है, अरे आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको देखना थोड़ी है, आप समझ रहे हो। हमें डीएनए मटेरियल, हमें एक नॉर्मल वो जो क्या कहते हैं उसको, ये वाला जो आँख वाला माइक्रोस्कोप होता है उसको, उसका क्या नाम होता है जो बायोलॉजी लैब्स में माइक्रोस्कोप मिलता है, सिंपल माइक्रोस्कोप ही कहते हैं शायद, सिंपली, है ना। तो आपको अगर सिंपल माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस तो दिख रहा है ना, ठीक है, आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस दिख रहा है, आपको सिरिंज लेके मटेरियल ले लेना है, आप कितने कॉन्फिडेंट होंगे कि डीएनए आ गया होगा आपके पास। आपको देखना थोड़ी है डीएनए की आ गया कि नहीं, है ना। आपने डीएनए को बस आइसोलेट करना है, आप मतलब इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस हमें रखना है कि हाँ हमारे पास डीएनए आ गया होगा। ठीक है ना। तो डीएनए आइसोलेट कर लिया हमने, डीएनए उठा लिया, ठीक है। दूसरा, कटिंग द डीएनए। अब हमारे पास कोई सीजर तो है नहीं, बट एंजाइम्स देमसेल्व्स एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, क्योंकि वो खुद भी तो अपनी कॉपिंग करते हैं काट पीट के, है ना। तो हम उसी एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। 1963 में पहली बार जब यूज़ करा गया था, इस एंजाइम का नाम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हाइंड 2। ठीक है, ये काम क्या करता है, इट ऑलवेज कट्स डीएनए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये जितने भी एंजाइम होते हैं ना कटिंग टाइप के, आज हमारे पास मतलब कई सारे, यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखा हो 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, हर एंजाइम का एक तरीका होता है, ये लॉक एंड की मैकेनिज्म पे काम करते हैं। क्या कि ये हमारा डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके कुछ ATGC किसी तरीके से ये लगे हुए हैं, ठीक है, और इसके दूसरे साइड के बेस पर इस तरीके से हैं, ठीक है। मान लो कि ये जो एक एंजाइम है वो क्या कर रहा है, हमेशा उस जगह पे कट कर देगा जहाँ पे ATTCGT इस तरह का जब भी कुछ आएगा, उसे लगातार एक साथ ये 6 चीज़ें मिलेंगी, जब भी मिलेंगी उसको कट कर देगा मान लो,
ठीक है, हर एंजाइम का ऐसा कोई कोड होता है। क्यों होता है कोड? क्योंकि वो भी मॉलिक्यूलर मशीनरी एक किस्म की है ना, उसके भी कुछ किस किस्म के टीथ निकले हुए हैं, ऐसा मानो। ठीक है, तो जब भी उसे 6 इसका सीक्वेंस मिलेगा वहाँ कट कर देगा। ये बड़ी अच्छी बात है, हमें पता लग गया कि कहाँ से कट मिल जाएगा हमें, है ना। इस टाइप के हमें जहाँ से भी कट चाहिए उस टाइप का अगर सीक्वेंस हमें पहले से पता है, हमने पहले से मान लो कोई एंजाइम आइसोलेट कर रखा है और हर एक का पता है कि ये इस सीक्वेंस पर कट करेगा, हम सेलेक्ट करके उस टाइप का एंजाइम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें कट मारना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से करता है। हमारे पास अभी इतने हैं। ये जो जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यहाँ पे आपने यहाँ नाम देखा होगा एंडोन्यूक्लियस, इसका नाम पड़ा हुआ था। ये एक लार्जर ग्रुप के एंजाइम होते हैं जिनको न्यूक्लियस कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डायग्राम एक बार देखो, आपको एक चीज़ समझ आइए क्या, कि मान लीजिए एक वेक्टर डीएनए ऊपर, ठीक है, और एक फॉरेन डीएनए। हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन डीएनए में कुछ इंजेक्ट करना चाह रहे हैं वेक्टर डीएनए की मदद से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें कट मिला वेक्टर डीएनए पे, ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है कहीं मिल गया, वहाँ पे डीएनए में कट डाला इस एंजाइम ने। ऐसे ही फॉरेन डीएनए में एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस टाइप का कहीं मिल रहा है, वहाँ उसने कट डाला। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इन दोनों को, जो वेक्टर डीएनए उसको सिंपली इंट्रोड्यूस कर देंगे। डीएनए को इंट्रोड्यूस करा, ये एक तरीके से ऐसा करिए, इस तरीके का लॉक है, इस तरीके की चाबी, वो जाकर फिट हो गया, है ना, वो मिलेगा, वो उस जगह पे फिट हो जाएगा। एक बार आ गया, उसको सील करने का काम किसका है, डीएनए लाएगा इसका अपने आप। कहने का मतलब हमने क्या करा, इधर से डीएनए मटेरियल उठाया, ठीक है, जहाँ वहाँ पे कट मारा जहाँ पे ये चीज़ आ रही थी, और उसको उठाकर सिंपली बस इंट्रोड्यूस कर दिया, इंजेक्ट कर दिया वापस। इंजेक्ट करने के बाद वो खुद उस टाइप का लॉक ढूंढेगा जहाँ पे वो फिट हो जाए। एक बार फिट हो गया, डीएनए लाइगेज लगा दिया, वो उस जीन का हिस्सा हो गया। ठीक है, सिंपल जीन एडिटिंग ऐसे हो गई। तो तीसरा स्टेप क्या इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बस शर्त ये है कि दोनों चीज़ें सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये इस टाइप से कट है और दूसरी कोई चीज़ किसी और कोड के हिसाब से कट है। अब ये लॉक इन की नहीं फिट बैठ रहा, अब ये फिट नहीं हो पाएगा। अगर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने यूज़ करा है तो ये फिट बैठ जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन कट बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स have the same type of sticky ends. These log and key act as sticky ends. They will stick together. ठीक है, same type of sticky ends and these can be joined together end to end. ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज का यूज़ करते हैं। द कट डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज कंबाइंड विद द डीएनए ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म बाय एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो क्लोनिंग ऑफ नेक्स्ट स्टेप, क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम क्या करना है कि द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू अ वेक्टर। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मिड और अ वायरस, किसी के बीच, किसी के अंदर ये डाल दिया, हमें डीएनए मिल गया, हमने जीन एडिट तो कर दिया है, बट अब हमें इसे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कहीं इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो क्लोन की तरह एक्ट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। हमारा जो डीएनए है अब वो अंदर जा चुका है ऑर्गेनिज्म के, और ऑर्गेनिज्म का काम है अपनी मॉलिक्यूलर मशीनरी की मदद से उसको रेप्लिकेट करते रहना। ठीक है, हमने बना लिया क्लोन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसी बायोलॉजिकल मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट हो रही है ना। तो that carries the foreign DNA to the host cell. The host cell, typically bacterium वगैरह, is then used to propagate the recombinant DNA. ठीक है, बस यही है। उसके बाद सिलेक्शन, स्क्रीनिंग, एक्सप्रेशन और डिजायर ट्रेट, हम मतलब हाँ, और यही तो हम सिलेक्शन और स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे हैं कि एक बार हमने देख लिया कि ये भाई हमने जो लग रहा था कि ये जीन डालने के बाद ये बिहेवियर आएगा, अब हमें ये भी चेक करना वो बिहेवियर आया कि नहीं, कोई गलत बिहेवियर तो नहीं आ गया। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ये सारे काम आइसोलेशन में ही होने हैं, स्टेरल इन्वायरमेंट में होने हैं, कि गलती से भी ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट ना करे। क्योंकि अगर कुछ गलत बन गया है, ठीक है, मान लो पैथोजेनिक टाइप का कुछ हो गया है, तो फिर वो ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना। क्या नहीं, ये कभी भी हम अपने लिए नहीं करते हैं। हाँ, हो सकता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी है जीन एडिटिंग के लिए, और उसका अब हम यूज़ कर रहे हैं ह्यूमंस के लिए। चाइना ने ये डिक्लेयर करा है कि वी हैव यूज्ड क्रिस्पर, है ना, टू फॉर डिज़ाइनर बेबी। वो कह चुके हैं कि हमने जीन एडिटिंग ह्यूमन में कर दिया।
तो बिहेवियर चेंज हाँ, बिहेवियर चेंज हो सकता है। एक बार ये बन गया उसके बाद तो कहीं कुछ भी पॉसिबल है। हाँ, तो एप्लीकेशंस क्या हैं मेडिसिन में? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की ओके, हमने इंसुलिन बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। जीन थेरेपी हम समझेंगे। जीन थेरेपी क्या है कि मान लीजिए कोई जीन में डिसऑर्डर्स हैं, है ना, और एक पर्टिकुलर टाइप की जीन में, पर्टिकुलर रेस के जीन में डिसऑर्डर्स हैं, हमने उनके जीन को आइसोलेट करा, उसमें कुछ डाल दिया जिसकी वजह से वो डिसऑर्डर चला गया, ये है जीन थेरेपी, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो ऑर्गेनिज्म अभी एग्जिस्टिंग है उसकी जनरेशन पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। किस चीज़ पे असर पड़ेगा? वो नेक्स्ट जनरेशन पे असर पड़ेगा। हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में, अगर नेक्स्ट जनरेशन के सारे सेल में हो सकता है, हमारे बॉडी के सारे सेल में तो हम कुछ नहीं चेंज कर सकते, है ना, कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स भी होती हैं। इनफैक्ट रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स कोविड में भी यूज़ हुई थी। जब हम ये कर लेंगे ना, हम वैक्सीन्स कब करेंगे, शायद 2 क्लास बाद करेंगे, ठीक है, तब हम ये देखेंगे कि क्रिस्पर वगैरह का कैसे यूज़ हुआ था कोविड के टाइम पे, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बीटी कॉटन वगैरह, हम कैसे मतलब जो स्ट्रेन डालते हैं बीटी वाला कैसे डालते हैं, यही तरीका है, एक ही तरीका है हमारे पास स्ट्रेन डालने का, जीन के अंदर इंटीग्रेट करने का, ठीक है। फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स कि एनिमल कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एंजाइम प्रोडक्शन वगैरह कर दिया, बायो रेमेडिफिकेशन कर दिया, बायो रेमेडिएशन कि ऑयल स्पिल्स वगैरह के लिए, ठीक है। कि मतलब हमने बैक्टीरिया को इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया कि वो ऑयल के ऊपर ज़्यादा एक्ट करता है ना, ठीक है। जीन क्लोनिंग हो गई, जीन मैपिंग, ओके, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन हम बाद में करेंगे, पहले आते हैं अब क्रिस्पर पे, ठीक है। क्रिस्पर और तगड़ा था तरीका। इन्होंने क्या करा कि क्रिस्पर अब जो टेक्निक है वो कर क्या रहा है, वो भी एक एंजाइम यूज़ कर रहा है। इस एंजाइम का नाम है Cas9, ठीक है। और ये एंजाइम हमने कहाँ से आइसोलेट करा है कि बैक्टीरिया के अंदर खुद का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। आपको पता है वायरसेस किस चीज़ से बने होते हैं? हाँ, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? हाँ, ठीक है। तो जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, अब वो भी फ्री फ्लोटिंग जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नहीं है, उनके पास वो ऑर्गेनेलेज नहीं है, इसलिए वो चल नहीं सकते। लेकिन क्या होता है कि वायरसेस हमेशा एक होस्ट बॉडी को ढूंढते हैं ताकि वो अपना जेनेटिक मटेरियल, मतलब वो कैसे रेप्लिकेट करते हैं, उनके पास रेप्लिकेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इनफैक्ट हम वायरसेस को इसलिए लिविंग भी नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि वो खुद से आइसोलेशन में अपने आप को रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते, है ना। ऐसा मानो कि वायरस हैं क्या? वायरस एक कैप्सूल के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग जेनेटिक मटेरियल है, मतलब ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स आरएनए एंड डीएनए जो कि सिर्फ एक कैप्सूल के अंदर हैं, अदरवाइज उनके पास कुछ है ही नहीं इसके अलावा। अब ये क्या ढूंढेंगे? ये एक होस्ट को ढूंढेंगे जहाँ पे अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर दें और उसकी बॉडी के उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स वगैरह हैं, डीएनए लाइगेज, आरएनए लाइगेज, वो आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज, इनका यूज़ करके खुद को मल्टीप्लाई करेंगे, अपने जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा करने पे अक्सर वो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, कभी कभी वो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कुछ वायरसेस नहीं भी करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का क्या तरीका होता है डिफेंसिव मैकेनिज्म? कई सारे बैक्टीरियाज ने एक Cas9 टाइप का एंजाइम उनके अंदर होता है, और ये Cas9 टाइप का एंजाइम करता क्या है कि उन वायरसेस से लड़ेगा, ठीक है। और अगर उसने आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये चीज़ एक वायरस है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उस Cas9 के अंदर कोई बुद्धि है, नहीं, वो सिर्फ एक चीज़ देख रहा है कि ऐसे कौन सा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है जो उसका खुद का नहीं है, उसको वो आइडेंटिफाई करता है, अपने जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया के खुद के जेनेटिक मटेरियल में उसको जोड़ सकता है वो। क्यों? ताकि उस बैक्टीरिया को अब ये याद रहे कि ये एक फॉरेन एलिमेंट है, समझ रहे हो? तो Cas9 कर क्या रहा है कि किसी तरीके से अगर हमने अगर Cas9 पे एक वेक्टर लोड कर दिया, कैसा भी वेक्टर लोड कर दिया, अब यहाँ पे तो लॉक एंड की मैकेनिज्म था, अभी तक हमने जितने भी जेनेटिक मटेरियल देखे, यहाँ पे लॉक एंड की मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, वो उठाकर किसी भी जेनेटिक मटेरियल को डाल सकता है,
ठीक है। तो क्रिस्प, इसलिए ये जो क्रिस्पर टेक्निक है वो ज़्यादा बेटर एक टेक्निक है ना। क्रिस्पर देखो है क्या कि स्टैंड्स फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है। अब पैलिंड्रोम मैंने बताया था क्या होता है, क्या कि जो नंबर इस तरीके से होते हैं ना, दोनों तरफ से एक जैसे, और ये शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट हमारे डीएनए की प्रॉपर्टी ही होती है। ठीक है। तो और ये रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट टाइप का कुछ है। ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है कि बैक्टीरिया हैव अ मैकेनिज्म ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ठीक है। उनके पास एक टेक्निक होती है कि अपने जेनेटिक मटेरियल में वो इस टाइप के ATGC, मतलब मान लो इसको हम पैलिंड्रोम बोलेंगे, AGT-TGA, ये पैलिंड्रोमिक है। शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स डीएनए के मतलब बैक्टीरिया के डीएनए में अकर करते हैं। ठीक है। तो रिपीट इन देयर जीन सीक्वेंस। ठीक है। ये क्या होता है कि एक मेमोरी होता है उनका वायरसेस से फाइट करने के लिए। ठीक है। These special gene sequences are copied into RNA and loaded into a special protein enzyme called Cas9, which can be used to edit DNA। कि हम क्या करें कि कुछ RNA बनाएं, ठीक है, और ये जनरली RNA यूज़ करते हैं क्योंकि वायरसेस में वायरसेस RNA से लोडेड होते हैं। ये RNA बेस्ड टेक्निक है एक किस्म की। ठीक है। हम इसमें RNA लोड करेंगे, ठीक है, और ये क्या करेगा, जहाँ पे इसे शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट टाइप का कुछ मिल रहा होगा वहाँ पर इसको पेस्ट कर देगा। ठीक है। मतलब अभी तक हमारे पास क्या था कि जो कटिंग मैकेनिज़्म था और पेस्टिंग मैकेनिज़्म के लिए हम क्या कर रहे थे, हम यूज़ कर रहे थे सेल के खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब हम क्या कर रहे हैं, कटिंग एंड पेस्टिंग के लिए हमें पता है हमें कहाँ करना है। ठीक है। अब हम रैंडमली उसको पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें पता है एग्जैक्टली हम कहाँ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये ऐसी जीन एडिटिंग टेक्निक है जो कि ज़्यादा प्रिसाइज बैठ रही है। हम एग्जैक्ट लोकेशंस पर हम उसको मतलब जीन को ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस पर आओ कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के सिचुआन यूनिवर्सिटी है चेंगडू, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिक एडिटिंग ट्रायल्स ऑन ह्यूमन उन्होंने करा है। और 2019 में उन्होंने कहा था कि ये चाइनीज साइंटिस्ट क्लेम दैट ही हेल्प्ड मेक द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली एडिटेड बेबी। ठीक है। इन हुम ए जीन लिंक टू HIV वॉज रिमूव्ड यूजिंग क्रिस्पर टेक्निक। कि उसने किसी तरीके से आइडेंटिफाई करा कि मतलब ये जो HIV है करता क्या है, वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, उसको डिसेबल कर देता है। तो उसने कुछ ऐसा करा कि उसने आइडेंटिफाई करा कि एग्जैक्टली किस जगह पे हम जीन को एडिट करें कि ये डिसेबल का बटन जो ऑफ है वो ऑन हो जाए वापस। आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसा उसने कर दिया। फिर ट्रीटिंग डिजीजेस, सक्सेसफुली इंसर्टेड TB रेजिस्टेंट जीन कैटल के अंदर चाइना में। फिर पॉसिबल टू ट्रीट कैंसर, ये एक पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि कैंसर है क्या, कैंसर हमारे ही बॉडी के सेल्स हैं लेकिन उनका जो जीन है हल्का सा चेंज हो गया जिसकी वजह से वो अब कोऑपरेशन में नहीं रहे हैं, हमारे बॉडी के साथ कोऑपरेशन में नहीं रहे, है ना। तो हम क्या करें, इस टाइप की चीज़ को आइसोलेट करें, ठीक है, और उसको इंसर्ट कर दें हमारे जीन के अंदर, है ना, मतलब या उसको कोई एंटीडोट टाइप का कुछ इंसर्ट कर दें। तो हम एसेंशियली क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि मतलब हम किसी तरीके से मतलब कैंसर को होने से रोक सकते हैं अगर ऐसा हो गया तो, राइट। फिर हाँ, DNA फॉर डेटा स्टोरेज। अब अगर हम प्रिसीजन वाले कट डाल सकते हैं, अगर हम खुद चूज़ कर सकते हैं कि हम कौन सी चीज़ कहीं पे पेस्ट करें, तो आइडियली ये पॉसिबल है। हम एक एक लेटर को हम गाइड कर सकते हैं। अगर एक एक लेटर को हम गाइड कर पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये जैसे हम अभी जो डेटा स्टोर करते हैं 0 1 के फॉर्म में, अब हम क्या करेंगे 0 1 2 3 के फॉर्म में। 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं, ATGC, है ना। और इस तरीके से हम और ज़्यादा डेंसिटी के साथ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो डेटा स्टोरेज की एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कितना डेंस देखो, मैं आपको ना डेटा स्टोरेज का, क्योंकि हमें डेटा जो कंप्यूटर साइंस है वो हल्का सा हम देखेंगे, एक क्लास तो लेंगे इसमें। आपको एक वो बताता हूँ, ये कितने हो गए, 8 हो गए क्या, हाँ। ये इसको कहते हैं 8 बाइट्स, सॉरी 1 बाइट, 8 बिट्स 1 बाइट,
ठीक है। 1 बाइट में कितना हम स्टोर कर सकते हैं, कुछ आइडिया? 1 बाइट अपने आप में एक स्टोरेज का यूनिट है। हम कितने टाइप की चीज़ें इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको पता है? चलो इसी सेट का एक क्वेश्चन है। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप ये कंप्यूटर पे यूँ की स्ट्रोक दबाते हो, वो 1 बाइट होता है, ठीक है। आपने टी दबाया तो कुछ टाइप का इन्फॉर्मेशन गया, आपने ए दबाया कुछ टाइप का इन्फॉर्मेशन गया। ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो ये कीबोर्ड भेज सकता है एज एन इनपुट डिवाइस। दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस। आपको जनरल वो तो पता ही होगा कंप्यूटर का, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस, यही तरीका होता है। इनपुट डिवाइस 1 बाइट भेज रहा है। कौन सा इनपुट डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? कीबोर्ड 1 बाइट इन्फॉर्मेशन भेज रहा है ये दबाने पे। हम इस 1 बाइट में कितनी पॉसिबल टाइप की इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं? कितनी पॉसिबल का मतलब ए भेज सकते हैं, बी भेज सकते हैं, सी भेज सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क भेज सकते हैं, प्लस माइनस एंटर। हर एक चीज़ एक यूनिक इन्फॉर्मेशन है। इस टाइप की कितनी यूनिक इन्फॉर्मेशन हम भेज सकते हैं, ये सी सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक हिंट दे देता हूँ बस मैं कि यहाँ पे आप क्या स्टोर कर सकते हो, या तो 0 या 1, या 0 या 1, है ना, इस तरीके से। तो आप एक बॉक्स में सिर्फ 2 ही पॉसिबल चीज़ें भेज सकते हैं। 2 की पावर 8 कैसे? हाँ, नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो नहीं है ये। नहीं, उन्होंने सही आंसर दिया, 2 की पावर 8 मतलब 256, ठीक है। हम 256 अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस भेज सकते हैं। कैसे? कि जैसे हम 8 ले रहे हैं ना, चलो 2 ही लेते हैं। अगर 2 ही बॉक्स होते तो हम कितने कॉम्बिनेशन भेज सकते हैं? या तो 0 0, या 0 1, या 1 0, या 1 1, 4 ही भेज सकते हैं, मतलब 2 की पावर 2, है ना। अगर 3 होता तो कितने होते? इसी सब के आगे 1 लगा दो, इसी सब के आगे 0 लगा दो, 8 हो गए, डबल हो गए ना। एक और ले लिया तो कितने हो गए? उन सब के आगे 1 लगा दो, उन सब के आगे 0 लगा दो, उसके दोगुने हो गए। तो क्या हो रहा है, हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। कितना हो गया? 2 की पावर 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन मॉडिफाइड, हमारे पास 2 ही बॉक्स हैं और यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, A T G C। अब हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? सोचो 16 × 16 क्यों होगा? सोचो। लगाओ ना दिमाग, है नहीं 16 क्यों? 4 की पावर 2, एक जगह 4 आ सकते हैं, नेक्स्ट जगह 4 आ सकते हैं, और 4 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इस 4 के साथ एक आ गया, फिर उसी 4 के साथ अगला कुछ आ गया, उसी 4 के साथ अगला कुछ आ गया, इसी 4 के साथ अगला कुछ। कितने हो गए? 16, 4 की पावर 2। अगर 3 कर दिया तो कितने आ गए? 4 की पावर 3। व्हाट इज 4 की पावर 3? 64, ठीक है। और 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। मतलब आपको आधी स्पेस चाहिए उतनी चीज़ स्टोर करने के लिए। आप समझ रहे हो कितना डेटा डेंस है ये, ठीक है। मैं बस उस चीज़ की फील देना चाह रहा था, कितना डेटा डेंस है कि अगर हम इसकी मदद से ये काम करेंगे तो आप आधे में कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्टकमिंग है बस। क्या शॉर्टकमिंग है? स्पीड, बस स्पीड। क्यों? हम एंजाइम्स का यूज़ कर रहे हैं, वो एक एटम बेस पे जाकर ये काम कर रहा है। मतलब हम ये कैसे कर सकते हैं कि एंजाइम तुम तेज चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ वो तो है। हाँ, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम नेचुरली एग्जिस्टिंग एंजाइम्स को यूज़ कर रहे हैं काम करने के लिए। आप कह रहे हैं हम खुद के एंजाइम बनाना शुरू कर दें, ये अलग ही लेवल की केमिस्ट्री होगी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, वो सब चेंज हो जाएगा, उसमें कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, ये सेम चीज़ ही बन गई, सब कुछ अज्यूम करो, पर फिर भी डेटा कॉपिंग की तो स्पीड है। आप कितनी तेज़ी से 0 और 1 लिख रहे हो, हमारी डेटा कॉपिंग की स्पीड क्या होती है? फॉर एग्जांपल
आप ये सोचो इंटरनेट से कुछ आ रहा है, क्या स्पीड मिलती है आपको? 100 Mbps, 100 MB मेगाबाइट, मतलब 10 की पावर 6, 10 की पावर 8 हो गई ना, 100 इंटू 10 की पावर 6 कितना? 10 की पावर 8 zeros लिख दे रहे हैं। कब? S में, 1 सेकेंड में, पर सेकेंड। क्या इस स्पीड से हम DNA लिख सकते हैं? बहुत मुश्किल है। ह्यूमन का तो रेप्लिकेट होने में 24 घंटे अप्रॉक्स 24 घंटे लगते हैं। हाँ, तो मतलब आप सोच रहे हो कि इतना टाइम लग रहा है, कितने? 3.2 बिलियन बेस पेयर। बिलियन मीन्स 10 की पावर 9 है ना। ये 10 की पावर 9 करने में कंप्यूटर को कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड। क्योंकि वो डेटा डेंस है। एक और चीज़ कि रेप्लिकेशन में हम वहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस में हम देखेंगे क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम लेज़र्स की मदद से ये काम कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए किसी मैग्नेटिक टेप पे हमने कुछ इंस्क्रिप्शन कर दिया, इस टाइप का कुछ हो रहा है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। अब ये काम क्या है, एरोनियस हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही लेज़र प्रिसीजन के साथ ये करने की कोशिश कर रहे हैं लेज़र्स की मदद से, और लाइट डिफ्रैक्शन वगैरह काफ़ी कुछ करती है, ठीक है। सही जगह पे वो पड़ जाए और बीम हल्की सी यूँ टेढ़ी हो गई तो फिर वहाँ का 1 का 0 कुछ हो जाता है, इसलिए कई सारे एरर्स आते हैं कॉपिंग में। DNA की अच्छी बात ये है कि ये कॉपिंग सुपर एक्यूरेट है, मतलब 3.2 बिलियन बेस पेयर में नेक्स्ट जनरेशन में बहुत कम एरर्स जाते हैं, ठीक है। उसके कंपैरिजन में इतने ही बिलियंस अगर आपको कॉपी करने होता है, थाउजेंड्स ऑफ एरर जाएंगे अगर हम लेज़र की मदद से कर रहे होंगे, लाइट की मदद से, ठीक है। तो अगर हमें मान लीजिए कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत जनरेशन्स के लिए हमें स्टोर करके रखनी है, बेस्ट तरीका क्या है, उसका DNA बना दो। बस ये काम करने में आपको घंटों लगेंगे। तो कहने का मतलब है हम डेटा स्टोरेज कर सकते हैं, इसकी डेटा रिटेंशन बहुत अच्छी होगी, बहुत टाइम तक ये डेटा सेफ रहेगा, लेकिन हम सिर्फ वही डेटा को स्टोर करेंगे जो एब्सोल्युटली मतलब इंपॉर्टेंट टाइप का डेटा है ना, जिसको किसी तरह हमें चेंज नहीं होने देना, बार बार जिसकी कॉपिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डेटा स्टोरेज में यूज़ करा जा सकता है DNA। एनिमल्स होते हैं, उनमें तो फास्ट होता होगा ना, नहीं सेम मतलब एक घंटा कुछ लगता है, ऐसा कुछ है फास्ट होता है। इस टाइप में। बैक्टीरिया में शायद और कम लगते हैं, शायद मिनट्स में हो जाता है कुछ, ठीक है। क्योंकि मिनट्स में तो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं बैक्टीरिया में बहुत कम टाइम लगता है, बट बाकियों का मैं श्योर नहीं हूँ। पता नहीं, उसमें भी कुछ घंटों तो लगते ही होंगे, ठीक है। तो अच्छा हाँ, एक और चीज़, पावर यूजेज इज़ मिनिमल। क्यों? क्योंकि वो उनके खुद, हमें करना क्या है, कार्बोहाइड्रेट देने हैं, कौन सी बिजली प्रोवाइड करनी है, यहाँ तो लेज़र चलाने के लिए बिजली प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फिर क्योंकि हम इतनी सारी बिजली इतने छोटे सिस्टम में प्रोवाइड कर देना बहुत गर्म हो जाता है, पंखा प्रोवाइड करना है CPU के अंदर, ठीक है, बहुत बिजली यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई बिजली नहीं देनी, कार्बोहाइड्रेट देना है, वो शुगर को खुद तोड़ेगा, उसका माइटोकॉन्ड्रिया उसको सप्लाई करेगा, समझ रहे हो। पावर यूजेज बहुत कम होती है, ठीक है। अब समझ मतलब फील आ रही है ना इस चीज़ की। ये हमें करना क्या है, बस ये फील चाहिए अपन को, ये चाहिए इंट्यूशन, ठीक है। हमें नहीं पता कैसे सवाल आएगा, लेकिन अगर इंट्यूशन सही है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, और बहुत एक्यूरेटली सॉल्व करोगे। आपको ये पता होना चाहिए क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है साइंटिफिकली, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्रीकल्चर में, इट इज़ बीइंग ट्राइड आउट इन एग्रीकल्चर प्राइमरीली टू इंक्रीज ऑफ प्लांट यील्ड, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर में। जीन एडिटिंग है, क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे क्रॉप्स को, या एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे, बस। हाँ, आर्टिफिशियल मीट एक तरीका। अब क्या है, वेजिटेरियन पॉपुलेशन को प्रोटीन खिलाना है, प्रोटीन की कमी पड़ रही है, या मान लो वो जो नए वीगन्स निकल कर आ रहे हैं, सर बनाया तो है, हैं? बनाया तो है वीगन मीट। हाँ वही तो, कैसे बना है, ऐसे ही तो बना है वीगन मीट। मतलब क्या कि उन्होंने उठाया प्रोटीन और उसको किसी तरीके से हमने इस टाइप के DNA में डाल दिया कि वो एक एनिमल सेल को इमिटेट करे, और उस एनिमल सेल को मल्टीप्लाई करवा दिया, लो बन गया। क्यों? अब ये वीगन कैसे हो गया? क्योंकि इसमें हम क्या डाल रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। वो ठीक है, बट क्या है कि कहने का मतलब क्या है कि हमने किसी को मारा नहीं ना, ठीक है। इसको डब करा गया एज वीगन मीट। वीगन वेजिटेरियन में अंतर होता है,
ठीक है चलो। और दूसरी कुछ टेक्निक्स है, जिंक फिंगर न्यूक्लियस टेक्निक, मेरे को नहीं पता कैसे काम करती है, और एक टेलन है। अगर कभी ये नाम आ जाए क्लिक कर जाए बस उसके लिए, और कुछ नहीं है। इसमें फिंगर जिंक की बन जाती है। नहीं ये तो डेफिनेटली नहीं होता, मेरे को नहीं पता क्या होता बट ये नहीं होता। ठीक है चलो आगे जीन थेरेपी पर आते हैं। जीन थेरेपी क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन, रिमूवल या चेंज in the content of individual's genetic material to treat disease and a possibility of achieving a long term cure। ठीक है, हमने जीन में किसी तरीके से कोई लॉन्ग टर्म क्योर के लिए काम कर दिया। ठीक है, हाँ करा जा सकता है, बट ज़्यादातर जीन थेरेपी कहाँ काम करती है? नेक्स्ट जनरेशन पे, अपनी जनरेशन पे काम नहीं करती। कुछ केसेस में इसलिए स्टेम सेल रिसर्च चल रही है कि अगर हम ही पे ही काम करना है तो हम क्या करें, किसी तरीके से बोन मैरो से कुछ सेल्स निकाल दें, उनको कल्चर कर दें, क्या हम सेल रिप्लेस कर सकते हैं कुछ, है ना, कि हेल्दी सेल जो ज़्यादा बेटर तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और उन सेल का न्यूट्रिशन ले लें जो कि हमारे लिए कैंसरस है मान लो, है ना। तो इसलिए सोमेटिक सेल कह रहा हूँ, स्टेम सेल पे रिसर्च चलती है। इसी को हम स्टेम सेल रिसर्च कहते हैं। सुना होगा आपने कैंसर के लिए स्टेम सेल रिसर्च चल रही है, क्या है वो? ये वाली रिसर्च। हाँ। व्हाइट ब्लड सेल्स को भी थोड़ा एडिटिव मैनिपुलेट करके कैंसर काउंटर करने की कोशिश। पता नहीं, देखो अगर जीन एडिटिंग हो सकती है तो हो सकता है ये भी काम पॉसिबल हो। व्हाइट ब्लड सेल में तो बेसिक फंक्शन डिफाइंड है। हाँ उसका फंक्शन डिफाइंड है, वो क्यों करेगा ये काम? कैंसर सेल्स के मींस काम नहीं करता तो कुछ चल रहा था, पता नहीं, कह नहीं सकता। न्यूरल लिंक के बारे में नहीं पता मेरे को, क्या चीज़ है? अच्छा वो चीज़ नहीं, अरे पता है इसमें ना बहुत सारी चीज़ें, हमारे न्यूरॉन्स हैं ना वो किसी तरीके से स्टिमुलाई रिस्पांस लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कई लोगों का ऐसा होगा ना कि हम यहाँ पे यूँ टैप करते हैं एकदम से वो किक करता है ना, ये उस टाइप के स्टिमुलाई रिस्पांस पे काम कर रहा है। इस टाइप के माइक्रो स्टिमुलाई रिस्पांस हम पूरे, अब इस तरह देखो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने न्यूरॉन को सिग्नल सेंड करा, हमने ये पिंच वाला सिग्नल करा और ये हाथ पीछे हो गया। ठीक है, हम पिंच ना करें बट इसका जो पेन है उसको सिमुलेट करते हुए न्यूरॉन पे कुछ भेज दें तो भी हाथ पीछे हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो वो किस तरीके से काम कर रहा है, हम न्यूरॉन्स को कुछ और सिमुलेटेड एनवायरनमेंट दे रहे हैं और बॉडी से कुछ और रिस्पॉन्स ले रहे हैं। सर करंट सिनेरियो के हिसाब से क्या चांसेस है कि बेसिक क्वेश्चन आ सकते रिगार्डिंग? पता नहीं, ये तो मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, कुछ नहीं पता कहाँ से पूछेगा, बट हमें ये पता है कि ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी हॉट हैं, जहाँ से पूछ सकता है। क्यों? बिकॉज दीज आर द फ्रंटियर ऑफ साइंस। इंडिया कहाँ स्टैंड है सर? हमने अभी जैसे मैपिंग देखी, हमने देखा वो कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। क्रिस्पर पे इंडिया में काम स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत कम न्यूज़ आई है इंडिया से। ज़्यादातर न्यूज़ जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आई वो कहाँ से आई? यूरोप से, अमेरिका से। लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन सबसे पहले किसने अडॉप्ट करा? चाइना ने। हाँ, अभी इसमें हम देखेंगे जब ये साइंस पूरा कर लेंगे, लास्ट में हम देखेंगे नेशनल साइंस पॉलिसी कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट आगे करना चाह रहे हैं, हमारी आज की पॉलिसी क्या है। ठीक है, लेकिन हम कब करेंगे? जब हम सारा फिजिक्स वाला पार्ट, स्पेस टेक, डिफेंस टेक, ये सारी चीज़ें कर लेंगे, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टेक, है ना। उसके बाद हम देखेंगे हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये जितनी भी जीन थेरेपी है दो टाइप की हो सकती हैं, एक तो जर्म लाइन जीन थेरेपी, एक सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। जर्म लाइन क्या होता है? हमने देखो डेफिनेशन लिखवाई थी, आपके पीछे के पेजेस में देखो। हाँ बताओ क्या लिखवाया? Inherited genetic material that passed on from parent to offspring। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम एक काम तो ये कर सकते हैं, ज़्यादातर जो थेरेपी होगी वो कौन सी होगी? वो जर्म लाइन टाइप की थेरेपी होगी कि हम आज कुछ डाल रहे हैं जेनेटिक मटेरियल और हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में ये ना हो। ठीक है, कौन करवाना चाहेगा? मान लीजिए पेरेंट्स करवाना चाह रहे हैं कि हमारा डीएनए मटेरियल आप टेस्ट कर लो, ये चेक करो कि हमारा डीएनए मटेरियल जब कॉपी हो। और ये ना बहुत अब बहुत कॉमन हो गया है कि अक्सर पेरेंट्स क्या करवाते हैं,
कि बच्चा पैदा होने से पहले, वो ट्राई करने से पहले भी जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करके अपनी मैपिंग करवा के ये चेक करवाते हैं कि भाई बताओ कि हमारा बच्चा हो कैसा होगा। नहीं, अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो हम करना क्या, ऐसे केस में हम क्या करना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर ये पॉसिबिलिटी है कि किसी टाइप का डिजीज़ होता है कि नहीं, है ना, तो हम पहले ही उसको ट्रीट करना चाहेंगे। वो क्या चीज़ होगी, वो होगी जर्मलाइन थेरेपी। ठीक है, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कर रहे हैं तो क्या है कि इंट्रोड्यूसिंग पेरेंट्स को कोई स्पेसिफिक डिजीज है, अगर वो चाहे तो ऐसा सिर्फ स्पेसिफिक डिजीज़ पेरेंट्स को नहीं, मान लीजिए उनके डीएनए को कंबाइन करने पे कोई डिजीज़ पॉसिबल हो रहा हो, मतलब फिर वो बस एक तरह से जो है बस ट्राई करके ना हो ऑफस्प्रिंग जो आगे बच्चे हाँ। होने वाला है। किस केस में होता है, जैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि भाई फर्स्ट कज़न है, डीएनए बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि भाई जेनेटिक डिजीज़ हो जाए आगे, है ना। तो प्रिवेंशन चाहते हैं कि वो आने वाला ऑफस्प्रिंग को ना। हाँ, बस हम ये चाह रहे हैं। ठीक है, तो जर्मलाइन थेरेपी क्या है कि इंट्रोड्यूसिंग जीन मॉडिफाइड सेल्स इनटू जर्मलाइन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड वर्टिकली अक्रॉस जनरेशन। ठीक है, फिलहाल इट इज़ प्रोहिबिटेड इन इंडिया ड्यू टू एथिकल कंसिडरेशंस लिखा है। मतलब वो नहीं चाहते कि आने वाले बच्चे ठीक हैं। मतलब क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि आप इस तरीके से सोचो कि इसका एक डिज़ास्टरस कॉन्सिक्वेंस कभी हुआ था, वो वर्ल्ड वॉर 2 में, है ना, कि लोगों ने इसका एक रेशियल सेंस में इस्तेमाल करा था। ऐसी मतलब ये टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, बट आप ये सोचो ना क्या कि कहीं ऐसा होगा कि लोग ये करने के लिए, सिर्फ ये काम करने के लिए ये भी तो कर सकते हैं कि हम एक्स और वाई क्रोमोसोम के साथ खिलवाड़ करें और हम कोशिश करें खाली लड़के हों। पॉसिबल है। हम चाहें, हम स्किन कलर सबका चेंज करना चाहें, हम कहें कि भाई सिर्फ गोरे लोग अच्छे होते हैं, है ना, बहुत कुछ पॉसिबल है अगर हम फ्यूचर जनरेशन्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो। ठीक है, तो फ़िलहाल प्रोहिबिटेड है और फिलहाल डिबेटेबल है। हो सकता है हम कभी इसको आगे चालू कर दें, कई सारी कंट्रीज़ में चालू हुआ काम, मतलब इंडिया में नहीं है। हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ तक में भी है। ठीक है, लेकिन अब हमें मतलब इंडिया के लिए एक बड़ा एथिकल कंसर्न है। ठीक है, फिर सोमेटिक सेल जीन थेरेपी क्या है कि सोमेटिक सेल क्या हो गया कि जो डिफरेंशिएटेड सेल हो गए, है ना। तो अब ये किस चीज़ के लिए, ये हम जर्मलाइन के लिए भी कर सकते हैं और हम अपने लिए भी कर सकते हैं ये काम। कैंसर के लिए मान लो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, खुद के लिए भी पॉसिबल है। हाँ, तो इट अफेक्ट्स द टारगेटेड सेल टिश्यूज ऑर्गन्स in the patient and is not passed on the subsequent generation, that is not introduced in the germline। ठीक है, मान लो कि स्किन का टाइप का कोई कैंसर है और हम खाली उसको ट्रीट करके हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान लो आपकी बॉडी जल गई, ठीक है, स्किन रिपेयर करने के लिए हम या तो स्किन ट्रांसप्लांट करें। स्किन ट्रांसप्लांट में अक्सर प्रॉब्लम होती है कि भाई हमारे जो बॉडी है वो रिजेक्ट कर देती है कभी भी स्किन, है ना। तो इसको क्या एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं ना, कि जो मतलब एक रिएक्शन होता है, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है। ठीक है, हम अगर अपनी ही बॉडी के सेल को कल्चर करके वापस लगाएं तो हमारी बॉडी का सेल है तो वो प्रॉब्लम नहीं देगा। रीजनरेट करने की कोशिश करें। हाँ, रीजनरेट कर सकते हैं हम, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें, मान लो हमारा हार्ट फेल हो गया, हम अपने ही स्टेम सेल को उठाकर हार्ट के सेल जनरेट करना शुरू कर दें, कल्चर्ड। हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम लिवर तो एटलीस्ट बना सकते हैं, हार्ट ऑब्वियसली बनाना मुश्किल है। लिवर का रीजनरेशन थोड़ा सा आसान होता है। तो लिवर वैसे भी हम किसी को डोनेट कर देते हैं, हमारा रीजनरेट होता है। ठीक है, तो ये तो इट इंक्लूड्स जीनोम मॉडिफिकेशन एज डन इन क्रिस्पर रिलेटेड एंड अदर टेक्नोलॉजीज। इट इज़ लीगल इन इंडिया। और दो कैटेगरीज में आते हैं, एक एक्स वीवो, एक इन वीवो। एक्स वीवो क्या है कि सेल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिविजुअल आर जेनेटिक इन मॉडिफाइड corrected outside the body followed by transplantation into the same या different individual। एक चीज़ ये हो गई। और एक है in vivo, the gene of interest is delivered directly to a target cell या tissue या organ, ठीक है, in the patients, and gene delivery can be carried out by viral non-viral vector systems। कि हम viral vector systems क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि वायरस है जो कि freely floating DNA को encapsulate करके हम
टारगेट डिलीवरी कर सके। मतलब ऐसा नहीं कि वायरस सारी बुरे हैं, हम खुद वायरस का यूज़ कर सके, उनको वेक्टर की तरह यूज़ करके टारगेट पर डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, हम खुद करना चाहेंगे अपने आप को उस टाइप के वायरस से इन्फेक्ट। ठीक है, अच्छा, इन सारी चीज़ों को जीन थेरेपी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एक बार देखो जीन थेरेपी प्रोडक्ट कि ए बायोलॉजिकल एंटिटी हैविंग द रिक्वायर्ड जीन could introduce modification in genome for therapeutic benefit, इसको हम जीन थेरेपी प्रोडक्ट बोलेंगे। फिर थेरेप्यूटिक बेनिफिट मतलब वही हर टाइप के जो मेडिकल बेनिफिट की बात हो रही है। ठीक है, इट वर्क्स बाय रिपेयरिंग, रिप्लेसिंग या डीएक्टिवेटिंग डिसफंक्शनल डिजीज कॉजिंग जीन्स, ये सब। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन पे। हमारे फ़िलहाल के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं? दो जो ज़्यादातर रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, दो टाइप की चीज़ों से डील कर रहे हैं इंडिया में। एक कि इसका मिसयूज़ किस तरीके से हो सकता है, मिसयूज़ स्पेशली, और पहली बात इससे समझना पड़ेगा यूज़ कहाँ होगा। या तो मेडिकल पर्पस के लिए आपका डेटा स्टोर्ड है, ठीक है, या फिर फॉरेंसिक पर्पस के लिए सरकार ने स्टोर कर रखा है। क्योंकि ये हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में स्टेट गवर्नमेंट्स ये कंपलसरी कर दें कि जितने भी कन्विक्टेड लोग हैं उनका डीएनए सैंपल कलेक्ट करना शुरू कर दें, है ना। अभी ऑलरेडी क्या होता है, एटलीस्ट जो फिंगरप्रिंट सैंपल्स हैं वो सब तो लेते ही हैं। आधार सिस्टम में ये सारी चीज़ तो पहले से ही है ना, बायोमेट्रिक ले रखा है। अगर उन्होंने ये भी सिस्टम यूज़ करना शुरू कर दिया, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये डेटा लीक हो जाता है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। तो हमें क्या करना है कि एक तो इस चीज़ की डेटा सिक्योरिटी, प्लस किस केस में क्या हम लोगों के पास ये राइट होने चाहिए कि हम अपना डीएनए सैंपल दे ही ना, क्या स्टोर होना भी प्राइवेट या गवर्नमेंट फंक्शनरीज के अंदर होना चाहिए कि नहीं। तो इसका फॉरेंसिक्स, इसका डेटा सिक्योरिटी, ठीक है, इसका मिसयूज़ उस सेंस में, ठीक है, और फिर इसका मिसयूज़ बाय कंपनीज किस तरीके से इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा हम अगर जीन एडिटिंग करेंगे तो उससे डिजीज़ेस किस टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, उसको हमें रोकना, उसका रेगुलेशन करना। और अगर हमने इसको खुला छोड़ दिया तो क्या उससे रेसिस्ट टेंडेंसी या हमारी जो सोशल क्या कहेंगे इवल्स हैं उनको तो बढ़ावा नहीं मिलेगा। उसके बिना भी तो बहुत सारे, हाँ, उसके बिना भी बहुत सारे हैं। अब देखो क्या है कि अगर हमने बिना एजुकेशन के टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया तो अनएजुकेटेड माइंड उसका गलत यूज़ करेगा। या तो हम पहले समझदार हो जाएं, नहीं है तो फिर टेक्नोलॉजी इस मिक्स में इंट्रोड्यूस करना बहुत घातक होगा। आप समझ रहे हो, एक पॉपुलेशन है, मान लो एक पॉपुलेशन है, वहाँ पे दो कम्युनिटीज़ हैं जो सिर्फ लड़ती रहती हैं, वहाँ पे एक चीज़ और इंट्रोड्यूस कर दो और देश ख़त्म है। क्या? बंदूक। ठीक है, यूएसए अक्सर ऐसा करता है। रेगुलेट करने चाहिए सर, आर्म्स एक्ट। जो भी है, इराक में दो पॉपुलेशंस हैं, एक दूसरे लड़ती रहती थी, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी, बंदूक, ख़त्म। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ बढ़िया एकदम दुनिया के बेस्ट, हाँ, तो क्या है, इसी को तो कहते हैं ये टेररिज्म। हम क्यों कहते हैं यूएसए अक्सर टेररिज्म को प्रमोट करता है, कि वो क्या करते हैं, वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ऊपर से ड्रॉप कर देते हैं, या फिर वो जाएंगे थोड़ी देर लड़ेंगे और फिर आ जाएंगे अपने हथियार छोड़कर। टेक अपग्रेड कर रहे हैं ना सर उस देश का भी, हाँ। एक तरीके से। तो मतलब क्या है कि अगर हमने वहाँ की सोशल प्रॉब्लम्स को नहीं हटाया और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी, उसका पक्का घातक परिणाम होगा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें सारे रूल इंडिया के लिखे गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या रूल्स हैं। एक है न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स रूल है एक। ठीक है, ये जो क्लिनिकल ट्रायल रूल है ना, इसको हम देखेंगे कहाँ पे, जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स देखेंगे, जब हम ये डिजीज़ वगैरह का चैप्टर करेंगे एक। ठीक है, और डिजीज़ का चैप्टर करने के लिए हम पहले करेंगे, अभी हमने क्या कुछ चीज़ें अभी तक नहीं छुई हैं, क्या टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह। जब ये कर लेंगे उसके बाद हम कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ करेंगे और फिर हम ड्रग्स वगैरह को समझेंगे, वैक्सीन्स वगैरह को। ठीक है, इसको हम तब देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आओ डीएनए टेक्नोलॉजीज यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 लोकसभा में पास हो गया है। अब लोकसभा में तो सरकार थी, ठीक है, इसलिए पास हो गया 2019 में। उसके बाद क्या हुआ, कुछ सरकार के कुछ लोगों ने थोड़ा सा इसके अगेंस्ट कुछ बोलना शुरू कर दिया, फिर अपोजिशन तो बोल ही रहा था, तो अभी अटका हुआ है। उन लोगों को समझ में आ गया था कि इसमें क्या है, क्या इस बिल का पढ़ पा रहे थे, पता नहीं, वो तो वैसे भी ये जो टेक्निकल वो तो टर्म्स हैं, सिंपली उनको अपोज करना होता है, समझने के लिए उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी कि ये होलिस्टिक नहीं दिख रहा था, ठीक है, इसलिए अभी तक रुका हुआ है। देख लेते हैं है क्या कि अब, और ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्रिस्पर के कॉन्टेक्स्ट में है। क्रिस्पर 2015 में पब्लिक हो गई थी, 2012 की टेक्नोलॉजी है। 4 साल के अंदर हम अपना डीएनए यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल ला रहे हैं कि अब इस क्रिस्पर की मदद से बहुत कुछ हो सकता है। अब ये सही टाइम है कि हम रेगुलेट करें। हम मतलब रेगुलेट क्यों करना है, हमें चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी का दुनिया यूज़ कर रही हो, हम ना यूज़ कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो यूज़ हो, वाइड स्केल यूज़ हो, लेकिन इस तरीके से यूज़ हो कि उसके जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो कहीं ना मिल जाए। वो आरएनए एडिटिंग ये कुछ दो ये भी क्रिस्पर वगैरह से ही कर रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे। हाँ, क्रिस्पर लिखा ही तो है, देखो दूसरे एडिटिंग से बढ़िया बता रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में लिखा है। आरएनए एडिटिंग टेक्निक वही है, आप चाहे डीएनए चिपका दो या आरएनए चिपका दो, Cas9 ये काम कर रहा है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में क्रिस्पर Cas9 लिखा है ना, देखा ना एक बार, वही चीज़ है कि नहीं, एक बार देख लें। बंद कर दो, कम नहीं करो, बंद Make कर दो। mistake. In the animals. Scientist. फाइल पे नहीं होगा नहीं। हाँ नहीं आरएनए क्या है, ये मैसेंजर आरएनए की एडिटिंग है। मैसेंजर आरएनए की एडिटिंग है। मैसेंजर आरएनए क्या था बताओ। वो जो प्रोटीन बनाते हैं जब हम, नहीं वो जो पहले बोल रहा है अनजिपिंग, अनजिपिंग होती है। वो बेस को क्या कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज, नहीं ये तो एंजाइम हो गया सब। हाँ। बेस शुगर बेस जो होता है। न्यूक्लियोटाइड, हाँ न्यूक्लियोटाइड, हाँ वो सर एक दूसरे से अटैच होते जाते हैं हाँ। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। जब हाँ। उनका काम है तो डिटैच होके वो दोबारा मिल जाता हाँ। है। ये लेकिन ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करके हम ये बना क्या रहे हैं, कौन से थ्रेड बना रहे हैं। यहाँ डीएनए नहीं बन रहा है, यहाँ आरएनए बन रहा है। आरएनए बन रहा और ये आरएनए को हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। और ये न्यूक्लियस के बाहर निकल कर कहाँ जाता है, राइबोसोम्स के अंदर। है। टीआरएनए क्या होता है? ट्रांसफ़र आरएनए, हाँ ये तो यहाँ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ये जैसे यहाँ पे एडिटिंग वगैरह के लिए। ये हो गया मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, प्रोटीन्स बनाने के लिए, है ना। हम मैसेंजर आरएनए का एक और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हम उससे वैक्सीन बना सकते हैं, ठीक है। हम जीन एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये किस चीज़ की टेक्निक है, तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं इस वाली चीज़ में कि जो मैसेंजर आरएनए है ना, उसमें हम एडिटिंग कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, वही क्रिस्पर Cas9 से, ठीक है। मतलब देखो क्रिस्पर Cas9 टेक्निक, क्रिस्पर Cas9 टेक्निक है क्या, सिंपल है कि आपको अंदर कोई भी न्यूक्लिक एसिड मिल रहा है, चाहे डीएनए या आरएनए, क्योंकि ये जनरली कर क्या रहे हैं, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपने में कॉपी करने की एक टेक्निक है। तो ये डीएनए आरएनए दोनों पे काम कर रही है ना। हम चाहें इससे डीएनए एडिट कर लें या फिर जैसे ये कर रहे हैं मैसेंजर आरएनए एडिट कर लें। एडिटिंग में आरएनए ऐसा को करने थोड़ा मुश्किल नहीं होगा। क्या नहीं, तो कंडेंस है ना डीएनए में। क्या चीज़, आरएनए का वैसा वो अनस्टेबल है। इसमें ये दिया है कि आरएनए हाँ किसी की चीज़ की अनजिपिंग करनी है, यहाँ तो पहले से अनजिप्ड है। ठीक है। तो अच्छा हाँ चलो अब इसको देखो, ये कर क्या रहा है। सबसे पहली चीज़, कंसेंट मैंडेटरी टू ऑल द सिटीजन्स, ठीक है, कि कंसेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक पॉइंट ये है, लेकिन एक एक्सेप्शन बोली है इस बिल के अंदर। अभी ये लॉ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये डिबेट्स की बात चल रही है। आप इन सारी चीज़ों पे डिबेट कर सकते हो। क्या एक्सेप्शन क्या है कि क्रिमिनल मैटर्स इन्वॉल्विंग सस्पेक्ट्स विद अ पनिशमेंट ऑफ मोर देन 7 ईयर। अब बताओ क्या ये एक्सेप्शन होना चाहिए कि हम कह रहे हैं कि
कंसेंट मैंडेटरी है किसी का डीएनए लेने के लिए। क्या हमें किसी सस्पेक्ट का डीएनए ले लेना चाहिए अगर वो संगीन अपराध में, सस्पेक्ट है कन्विक्टेड? क्या लिखा है सस्पेक्ट्स? कन्विक्टेड जब तक हो नहीं सकता ना, जब तक कोर्ट बनाने के हाँ, तो 7 इयर्स मोर देन 7 ईयर मतलब संगीन अपराध है ना? कंफर्म उसने किया है, हमें नहीं पता। जो भी कन्विक्ट हो रहा है। तो जो भी कन्विक्ट हो रहा है, अगर ऐसा हो गया किसी ने फेक केस लगा दिया, ठीक है, मान लो रेप का फेक केस है, वो डेफिनेटली कॉग्निजेबल है, उसको अरेस्ट होना ही होना है। अरेस्ट हो गया, अब सस्पेक्टेड है और 7 साल का भी है, और कोर्ट ने केस दर्ज भी कर दिया कि कोर्ट ने ये कह दिया कि उन्हें दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे एक केस बन रहा है, ठीक है, तो ट्रायल स्टार्ट भी हो गया। अब ट्रायल स्टार्ट हो गया, बंदा सस्पेक्टेड है, और मान लो कोर्ट ने पुलिस रिमांड पे भी भेज दिया। ज़रूरी नहीं है कोर्ट मतलब बाद में जो केस है वो प्रूव हो जाए, ठीक है, लेकिन रिमांड पे भेज दिया गया, बंदा सस्पेक्टेड है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक फेक केस सिर्फ इसलिए लगा दिया जाए कि बंदे का डीएनए सैंपल आ जाए, है ना? तो ये एक डिबेट का इशू है, ठीक है, मतलब ये सारे डिबेट के इशूज़ हैं, ठीक है, इनमें से कुछ भी लॉ नहीं बना है, ठीक है। बट अच्छी बात क्या है कि एक प्रिंसिपल सरकार ने मान लिया है, क्या मान लिया है प्रिंसिपल, कि कंसेंट के बिना किसी का डीएनए नहीं स्टोर करा जा सकता, ठीक है, या मैपिंग नहीं हो सकती उसकी। फिर केसेस इन विच प्रोफाइलिंग इज़ पॉसिबल, इसको डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं, है ना? कहाँ पर कि मैटर ने उन्होंने लिस्ट कर दिया है किस किस चीज़ में वो प्रोफाइलिंग जो है वो पॉसिबल होगी। प्रोफाइलिंग इन सिविल मैटर्स भी अलाउ करी गई है, एक शेड्यूल्ड लिस्ट निकाली गई है सिविल मैटर्स की जहाँ पे भी प्रोफाइलिंग हो सकती है। अब ये बताओ क्या ये सही है? क्रिमिनल मैटर तो ठीक है, उन्होंने कहा कि कुछ सिविल मैटर्स में भी प्रोफाइलिंग पॉसिबल है। पर क्यों कैसे सिविल मैटर्स में कैसे? पर उन्होंने एक शेड्यूल्ड लिस्ट निकाली है कि कह रहे हैं कि हम सिविल मैटर में भी उसको पॉसिबल कराएंगे। सिविल मैटर में कैसे? सिविल मैटर कौन से होते हैं बताओ? हाँ, मतलब उन्होंने कुछ सिविल डिस्प्यूट्स कौन से होते हैं जहाँ पे क्रिमिनल एक्ट नहीं हुआ है लेकिन कोई डिस्प्यूट हुआ है, इनहेरिटेंस का डिस्प्यूट है, लैंड का डिस्प्यूट है, सब कुछ है ना, या मैरिज, डाइवोर्स, ये जितनी भी चीज़ें सब क्या है सिविल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। हाँ, वो क्रिमिनल एक्ट है क्योंकि वहाँ तो वायलेंस हो गया ना, एनी क्राइम विच इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी। सिविल में तो नीड नहीं है। हाँ, होने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये एक डिबेट ये है, ठीक है, क्या सिविल डिस्प्यूट्स में होना चाहिए? लिस्ट थी लेकिन यहाँ पे मैंने डाली नहीं है, ठीक है। रेगुलेशन कि नेशनल एंड रीजनल डीएनए डेटाबेस बनेंगे और उसमें इंडेक्स आएगा कि क्राइम सीन का एक इंडेक्स बनेगा कि क्राइम सीन पे कौन से डीएनए मिले, उनका एक डेटाबेस अलग बनेगा। क्राइम सीन पे आपने क्या डीएनए पाए, ठीक है, अब क्राइम सीन पे डीएनए पाए उसका इंडेक्स बनना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वो तो हाँ, वो तो एक रजिस्ट्री हो गई, क्या पता सिमिलर बंदा कहीं और क्राइम कमिट कर दे तो एटलीस्ट लिंक करने के काम आएगा, है ना। तो क्राइम सीन इंडेक्स हो गया, एक सस्पेक्ट्स इंडेक्स बनेगा, एक ऑफेंडर्स इंडेक्स बनेगा, एक मिसिंग पर्सन्स इंडेक्स बनेगा, ठीक है, और इसके अलावा अननोन डिजीज़ पर्सन्स इंडेक्स बनेगा। अननोन डिजीज़ पर्सन इंडेक्स बहुत सही चीज़ है क्योंकि अक्सर लोगों को क्रिमेट वगैरह कर दिया जाता है लेकिन हमें ये नहीं पता लगता ये बंदा था कौन, और फिर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो ढूंढते रहते हैं कि भाई हमारे मिसिंग लोग कहाँ हैं, है ना। तो मिसिंग पर्सन इंडेक्स, अननोन डिजीज़ पर्सन इंडेक्स, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफेंडर इंडेक्स से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किससे प्रॉब्लम है? सस्पेक्ट इंडेक्स, ठीक है। फिर डीएनए प्रोफाइल्स कैन बी रिमूव्ड बेस्ड ऑन कोर्ट ऑर्डर। अगर कोर्ट कह दे कि एक बार इसको डिलीट कर दो तो वो डिलीट करा जा सकता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है क्या कि जनरली डिलीशन हमें दिखता है, सिस्टम ने वाकई में डिलीट कर दिया कि नहीं हमें पता नहीं होता। आपको पता है डिलीशन वैसे कैसे होता है? मतलब यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर साइंस के हिसाब से देखें कि सिर्फ कंप्यूटर उसको ट्रैक करना भूल जाता है और उस मेमोरी को एलोकेट कर देता है कि ये अब ओवरराइट करी जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर मेहनत करके इसको जहाँ जहाँ 1010 लिखा हुआ वहाँ पे 000 सब कुछ कर दे, ओवरराइट कर दे, ऐसा नहीं होता कभी भी। हाँ, उसका सिर्फ एड्रेस भूल जाता है कि कहाँ पर थी ये लोकेशन, ठीक है, तो भी वो रहता है वहाँ पे 0 और 1 लिखे हुए हैं
क्योंकि अगर ज़ीरो और आपने सबको हटाकर 0 0 0 कर दिया, पता है कितना टाइम लगेगा? किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने में जितना टाइम लगता है, क्यों? वहाँ पे राइटिंग चल रही है, एक एक स्पेस में वो 1 0 1 0 कुछ भर रहा है। अगर उससे सब कुछ हटाना है, मतलब वाकई में पूरी तरीके से इरेज करना है, ठीक है, उसको कहते हैं बर्निंग। तो उसे बर्न करना पड़ेगा, वहाँ पे 0 0 0 0 लिखना पड़ेगा, तो उतना टाइम लगेगा। कंप्यूटर का भी इतना टाइम लेता है डिलीट करने में, तो फटाक से कर देता है, क्यों? उसे सिर्फ भूलना है कहाँ लिखा है। इसलिए मेमोरी रिकवरी पॉसिबल होती है। आप समझ रहे हो मेमोरी रिकवरी कैसे पॉसिबल होती है? आप कभी किसी इंजीनियर पे ले जाते हो कि भाई हमारा डेटा रिकवर कर दो, कैसे करता है वो जो कंप्यूटर भूल गया है, हम एक सॉफ्टवेयर चलाते हैं, भाई पढ़ ये क्या लिखा है, रिवीजन कर। ठीक है। फिर वो एक बार जब वो पूरा पढ़ लेता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसे फिर पूरी डायरेक्टरी बनानी पड़ती है कि ये इस चीज़ के अंदर है, ये इस चीज़ के अंदर है, और वो बन जाता है, वापस रिकवर हो जाता है। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक वो आ सकता है कि एक बार आपने स्टोर कर दिया, क्या आप वाकई में कभी उसको डिलीट कर सकते हो? ये आधार सिस्टम पे भी क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये जो होगा वो मतलब इस टाइप का सिस्टम होगा जहाँ पे मैंडेटरी नहीं होगा आधार। अभी भी आधार मैंडेटरी नहीं है, बट क्या है कि हमें सिम लेने के लिए आधार देना पड़ता है। नहीं, एंड टू एंड ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? अपने डेटाबेस की बात कर रहे हैं। एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन का मतलब है यहाँ से मैसेज वहाँ तक गया, क्या बीच में कोई पढ़ सकता है क्या? हाँ, मतलब यहाँ से एक की जाती है और वहाँ पे ही उसका लॉक होता है ना। ये सिर्फ इन दो सिस्टम्स को पता है कि इसको कैसे पढ़ना है, बीच में किसी को नहीं पता, क्योंकि उसकी की किसी के पास नहीं है। ये है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन की बीच में अगर कोई कान लगाकर सुन भी रहा हो, क्यों? क्योंकि जितने भी ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैसेज जा रहा है, कि मान लो इवन ऑप्टिकल फाइबर से भी अगर यहाँ से यहाँ मैसेज जा रहा है, तो कोई यहाँ से इस ऑप्टिकल फाइबर को तोड़ सकता है और यहाँ से 2 एंड निकाल सकता है। एक तो उसको चला गया मैसेज, और एक मैसेज हमने भी सुन लिया है। हाँ, मतलब आपको मैसेज सारा मिल जाएगा। बात ये है, अगर आपको ये नहीं पता कि इसको पढ़ना कैसे है। टेलीफोन लाइन के साथ बहुत होता था। हाँ, टेलीफोन लाइन के साथ बहुत होता था, ठीक है। इन कॉल्स को हम सिक्योर कैसे करें, उसके लिए हमें चाहिए इंस्क्रिप्शन। कि हम क्या करें, ये जो आवाज़ आ रही है, मान लो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ऐसा कुछ है, इसके ऊपर हम एक और स्क्रैम्बल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ सुपर इम्पोज करना है, तो ये जो मैसेज ट्रांसफॉर्म होकर आएगा वो ऐसा कुछ आएगा। अब आप इसको पढ़ ही नहीं सकते, उसको करने के लिए आपको कोई की चाहिए। हम साइबर सिक्योरिटी जब करेंगे ना, तो ये करेंगे, इस टाइप की वल्नरेबिलिटी को होते हैं मैन इन द मिडल वल्नरेबिलिटी, कि बंदा एक बीच में कान लगाकर सुन रहा है। इंक्रिप्शन का मतलब क्या है? कान लगाकर अगर ये सुन भी ले तो समझ नहीं पाएगा। हाँ, एनिग्मा मशीन जैसा हो गया। कोड को कोड को क्या बोलते हैं? तो वही तो कर रहे हैं इंक्रिप्शन। और क्या है? कोडिंग ऑफ दिस मैसेज, कि अगर इसके पास ये कोड के लिए की है तो ये सुन पाएगा, वरना अगर उसने सुन लिया, सुन तो लेगा, समझ नहीं पाएगा क्या आया, उसे कुछ जिब्रिश मिलेगा। हाँ, ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा हाँ, कोर्ट केसेस, जो कोर्ट ऑर्डर से हम ये रिमूव कर सकते हैं, किसका? अंडर ट्रायल बंदे का, किसी का, या फिर पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई है कि भाई ये ऐसा है, ठीक है। अच्छा हाँ, मिसिंग पर्सन्स प्रोफाइल भी रिमूव हो सकती है, लेकिन कब? सिर्फ और सिर्फ रिटर्न रिक्वेस्ट पे, हाँ, मिलने के बाद, ठीक है। कि ये हो गया। फिर लेकिन अच्छा चलो, हम कह रहे हैं कि भाई सस्पेक्ट्स का इंडेक्स इज़ ओके, ठीक है। ऑफेंडर्स इंडेक्स, मिसिंग पर्सन इंडेक्स, ये ओके है, ठीक है। क्या इससे कोई प्रॉब्लम है हमें? हाँ, अब इस डेटाबेस से भी हमारी प्रोफाइलिंग हो सकती है। मैंने क्या बताया था कि मेरे कज़न का डीएनए मैच कर रहा होगा, है ना। तो मेरी अगर प्रोफाइलिंग करनी है, मेरी प्रोफाइलिंग करनी आसान है, मेरे आसपास के लोगों में प्रोफाइलिंग हो जाए अगर, ठीक है। तो ये एक क्रिटिसिज्म फिर भी बचता है। बट फिर क्या है भाई, देयर इज़ ऑलवेज, मतलब एक कॉस्ट और बेनिफिट का कुछ तो होता है, हमें कुछ लेने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेसी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं है।
चलो फिर इसके अलावा DNA रेगुलेटरी बोर्ड टू एक्रेडिट द एस्टैब्लिश आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल, इसके लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया है, ठीक है। किस चीज़ के लिए एक्रेडिशन किसका होना है, हमें DNA लैब्स का एक्रेडिशन करना है कि वो सही तरीके से प्रोफाइल बनाए, गलत प्रोफाइल्स ना बनाना शुरू कर दें, ठीक है। और एश्योरेंस ऑफ DNA टेस्ट आर रिलायबल, रिलायबल हो गया मतलब इसी से रिलेटेड है ना, बस और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ये नैनो फार्मास्यूटिकल की गाइडलाइंस हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ डाल दिया, पढ़ लेना। सर नैनोटेक के ऊपर बहुत क्वेश्चन है। हाँ नैनोटेक भी हम करेंगे ना, छोड़ कर आए हैं, ठीक है। मेरे को ना बहुत ये सोचना पड़ा था कि मैं किस तरीके से अभी इसको क्लास को ले जाऊँ, क्योंकि वरना अदरवाइज स्टैंडर्ड जो किताबें होती हैं सेल के बाद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम आते हैं, मैं नहीं चाहता था बीच में कोई गैप आए। अभी आपने DNA पढ़ा है, उसके साथ हम सारी टेक्नोलॉजी कर दें, इसलिए बस इसको उठाकर यहाँ ले आऊँ। नैनोटेक थोड़ा सा लेट कर लेंगे, ठीक है, बस ठीक है। ये हो गया हमारा, मतलब बायो का वैसे बहुत सारा हिस्सा हो गया है अब। इसके बाद हम डिजीज़ वगैरह से, जितने भी अब साइंस में और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डिजीज़ वगैरह से रिलेटेड आ रहे हैं, वैक्सीन्स वगैरह से रिलेटेड आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी की बॉडी को समझेंगे, है ना। अभी हमने रिप्रोडक्शन वाले सिस्टम्स को समझ लिया, उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ ली। अब हम क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स को समझेंगे और फिर डिजीज़ पे और फिर उस चीज़ पे जाएंगे, और फिर लास्ट में नैनोटेक और IPR, ठीक है। हाँ कल रख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, हैं। अभी इतना हमने करा नहीं है कि इसको टेस्ट में कवर कर दें। पीछे किसी का क्या, किसी सब्जेक्ट का टेस्ट चाहते हैं आप फ़िलहाल? अभी नहीं ना, अभी कुछ कवर हो जाए ना पहले, और क्या, पहले कुछ कवर कर लेते हैं, उसके बाद कल क्लास रखते हैं एग्रीकल्चर का। अभी तो हमने मेंस वाला करा था, वो आपने तो अभी आंसर भी नहीं लिखे उसके। इसको और पेंडिंग नाम दे रहा है। नहीं अभी नहीं करते हैं, अभी हम ये काम करते हैं कि जल्दी से इतना कुछ कर लें ताकि उस पर एक टेस्ट बेस कर पाएँ, है ना। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास इतनी ही। ओके मंडे की टाइमिंग चेंज। हाँ मैं इसको वो करूँगा, क्या कहते हैं, एक बार ग्रुप पे डालूँगा फिर भी, ठीक है। मेरे को लेकिन याद दिला देना, ठीक है, ताकि मैं ये डिस्कशन कर लूँ कि फाइनली हमें क्या टाइम मिल रहा है। हाँ वही मेरे को ये फाइनली डिस्कस करना।